हेलो बच्चों। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2020 का 2020 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर आया था 2020 में उसको सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा। एक बात का बस आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन, एक मिनट कैमरा थोड़ा सही लग गया, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें खुद सॉल्व करना है। आपको देखना है कि आपका रिस्पॉन्स कितना है, टाइम आप कितना ले रहे हो, उसके बाद मेरे तरीके से चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को तो आपको एग्जाम में पढ़ना ही है, लेकिन अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो इंस्ट्रक्शंस को अभी हम नहीं पढ़ते हैं। बाकी आप बोलोगे तो एक आध वीडियो में डाल दूंगा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, राइट। चलो, तो पहला जो सेक्शन है वो है मेंटल एबिलिटी का सेक्शन। चूंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश मीडियम का है, तो इंग्लिश मीडियम में 3 सेक्शन होंगे। हालांकि हिंदी मीडियम में भी 3 सेक्शन होंगे, लेकिन लैंग्वेज का जो सेक्शन होगा वो अलग होगा। आपके लिए इंग्लिश है, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी होगा, और मान लो किसी ने तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़ वगैरह में पेपर भरा है तो उसके लिए वो लैंग्वेज आएगा। ठीक, तो पार्ट 1 जो है, सेक्शन 1 जो है हमारा वो है मेंटल एबिलिटी। सेक्शन 2 हमारा होगा मैथमेटिक्स का, और सेक्शन 3 किसका होगा बताओ? लैंग्वेज। बहुत बढ़िया। तो पार्ट 1 इसमें कुल मिलाकर के आप देखो यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट ये है मेंटल एबिलिटी का, जो कि है ऑड मैन आउट वाला। डायरेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी आपने अगर पहले से प्रैक्टिस की हुई है तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो वैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन के ये जो डायरेक्शंस दिया हुआ है इसको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ना पैटर्न चेंज हो सकता है। एक बार हुआ था ऐसा बीच में, तो पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आपको डायरेक्शंस पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पहला ये इंस्ट्रक्शन है, अगले पार्ट से मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक, in question number 1 to 4 figures, 4 figures A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 is different. देखो क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, यानी ये जो 4 क्वेश्चंस हैं 1 to 4, उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, जिसमें से 3 जो ऑप्शंस हैं वो किसी न किसी तरह से सिमिलर है, मतलब उनमें कोई ना कोई समानता है, राइट। और एक जो फिगर है वो सबसे अलग है। आपको वही बताना है कि कौन सा फिगर सबसे अलग है। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए में, ए जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ऐसे देखो यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है। सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, और डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, लेकिन बी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो बी हमारा सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आपका सही हुआ या नहीं अपनी नोटबुक में लिखो। हाँ, एक बात और, अगर आप भूल गए हो तो नोटबुक लेकर फिर से बैठ जाओ, अभी के अभी नोटबुक लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? देखो 4 ऑप्शंस हैं, वही काम हमें करना है कि सबसे जो डिफरेंट है, जो सबसे भिन्न है, उसी को सेलेक्ट करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। के आई टी, देखो के आई और टी 3 वर्ड्स हैं इसमें। बी में क्या है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ क्या? चलो बहुत बढ़िया, इतना सही है। हाँ ठीक। दूसरे में देखो, दूसरे में भी के वर्ड है, आई भी वर्ड है और टी भी है। ठीक, तीसरे में क्या है, इसमें भी के है, आई है और टी है, राइट। और चौथे में अगर आप ध्यान दोगे तो के और आई तो है, बट यहाँ पे एक अनदर वर्ड है जो कि सी है, और सभी में आपको सी नहीं मिलेगा, के आई टी मिलेगा, राइट। तो डी वाला ही सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड सेम है लेकिन एक अलग है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, तीसरे क्वेश्चन में क्या है भाई? बहुत आसान तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखो एक ही फिगर है जिसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमा दिया गया है। इसमें तीर का डायरेक्शन इधर है, इसमें तीर का डायरेक्शन इधर है, इसमें तीर का डायरेक्शन इधर है, लेकिन फिगर तो एक ही है ना, बस घुमा दिया गया है। डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट फिगर ही है। यहाँ पे देखो ये गोला ऊपर तीर के बाहर गोला है, किसी में है क्या तीर के बाहर गोला? नहीं है ना, मतलब सर्कल नहीं है। तो डी ऑप्शन ही सबसे अलग ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन बचा है इस वाले पार्ट का, उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलेंगे। इसमें देखो बहुत आसान सी चीज है। क्या है ना कि इसमें एक लाइन है, छोटी सी लाइन, जो कि साइड पे रखी हुई है, इधर इधर इधर, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। तो आप देख सकते हो ए में जो छोटी वाली लाइन है वो डायगोनल पे है, यहाँ पे डायगोनल पे, यहाँ पे। ठीक, तो यही सबसे अलग है ना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट पे।
अगला वाला पार्ट देखो, पार्ट 2। एक मिनट, आपको दिख रहा है क्या इंस्ट्रक्शंस वैसे आपको खुद ब खुद पढ़ना है। स्क्रीन को पॉज करो और पढ़ो इस इंस्ट्रक्शन को। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंस्ट्रक्शंस कम से कम समझ जाओ, है ना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ अलग आता है तो आप उसको हैंडल कर पाओ। ठीक, इंस्ट्रक्शंस देखो, पढ़ो, मैं बताऊंगा अभी। पढ़ लिया? ओके, चलो अब मैं इसको बता रहा हूँ। बहुत आसान, सबसे आसान पार्ट होता है ये, इस एग्जाम का सबसे आसान पार्ट होता है। कौन सा है? सिमिलर फिगर। बिल्कुल सही, सिमिलर फिगर। आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है और 4 ऑप्शंस है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसके हूबहू मिलता जुलता है, मतलब बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप देख सकते हो सीधे सीधे स्क्रीन पे अपने कि ऊपर 2 सर्कल्स हैं। तो कौन सी आकृति में, कौन से फिगर में 2 सर्कल है? बी वाले ऑप्शन में, है ना, बी वाले ऑप्शन में 2 सर्कल है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी है करेक्ट आंसर भैया। बी पे ट्रिक लगा दो, ठप्पा मार दिया हमने बी पे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो कौन सा सिमिलर है भाई, बताओ कौन सा सिमिलर है। यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, तो किसमें है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, है ना, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बी ही सबसे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सबसे सिमिलर कहां पे है? सी ऑप्शन। आई थिंक सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन सबसे सिमिलर यही तो है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत आसान, ये आसान वाला सबसे आसान सेक्शन होता है ये। 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें कौन सा सबसे सिमिलर है बताओ तो। बी ऑप्शन। देख रहे हो ना आप, क्योंकि यहां भी देखो, यहां भी एक लाइन है, इधर कुछ गड़बड़ है थोड़ी बहुत, तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ये सेक्शन देखा आपने, कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। तो मैं हर बार आपको रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठो या फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए बैठो, तो सबसे पहले ढूंढो कि सिमिलर फिगर वाला कहां है, कहां छुपा है सिमिलर फिगर वाला। उसको खोज करके सबसे पहले 4 क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लो और अपना टाइम बचा लो। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी सारा कुछ जल्दी जल्दी हमें निपटाना है ना, क्योंकि मैथ्स में हमें टाइम बचाना है। जब हम मेंटल एबिलिटी में टाइम बचाएंगे तो मैथ्स में भी टाइम बच जाएगा हमारे लिए, अगर मेंटल एबिलिटी का जल्दी जल्दी कर लेंगे तो। पार्ट 3 देखो, इसमें क्या है, ये इसमें एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, डायरेक्शन। फिर से मैं कह रहा हूं कि आप खुद ही डायरेक्शन पढ़ लो, स्क्रीन को पॉज करो और डायरेक्शन जो लिखा हुआ है पढ़ो। मैं समझाता हूं आपको। पॉज किया, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है कि ये एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब 4 इसमें बॉक्स है ना, देखो यहां से और इस तरह से कुछ 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 और 4 भाग में। ठीक है, अब यहां पे 3 भाग भरा हुआ है, यानी कि 3 भाग में कोई ना कोई पैटर्न है, एक भाग जो है खाली हुआ है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ABCD में से कि यहां भरने पर वो पैटर्न कंप्लीट हो जाए। ये पूरा पैटर्न जो है उसको कंप्लीट करना है हमें, राइट। तो देखो जैसे कि मान लो यहां पे अगर 1 2 3 4 ये जो है चौथे वाले बॉक्स में अगर हम ऑप्शन A को ले जाकर फिट करें यहां पे, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न। ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ना डिलीट कर देता हूं, थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं ऐसे कुछ पैटर्न भर दूं तो क्या बताओ बच्चे कि ये सही हो जाएगा। यहां पे पैटर्न वो कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइन यहां पे आएगी, है ना। एक जूम कर लूं क्या थोड़ा, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ बच्चों। ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन, ठप्पा लगा दिया हमने, सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखो इसमें एक छोटी सी गलती है ए ऑप्शन में, और इसी को देख करके बहुत बच्चे हड़बड़ी में टिक लगा देते हैं। देखो क्या है ना कि ये चारों तरफ तीर का डायरेक्शन है, जैसे इधर डायरेक्शन तीर का, इधर भी और इधर इधर, इस तरह से कुछ 4 तरफ तीर बने हुए हैं, एरोज बने हुए हैं, राइट। तो आप इसमें देखो ए में भी चारों तरफ एरोज हैं, लेकिन ध्यान से देखो, थोड़ा मैं जूम करता हूं, ध्यान से देखो बच्चों कि ए ऑप्शन में क्या है ना कि ये जो एरो है वो थोड़ा ज़्यादा नुकीला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ आपको दिख रहा है क्या, 1 मिनट, यहाँ पे, हाँ ठीक। तो ये एरो थोड़ा ज़्यादा नुकीला है, तो इस पर आपको हड़बड़ी में टिक नहीं करना है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से इसको करना है क्वेश्चन को, क्योंकि आपने अगर 1 नंबर गंवाया, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 1.25 मार्क्स तो गए। तो आपको ये बचा के रखना है ना। चलो बहुत बढ़िया। सो बी ऑप्शन, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। अब बी में क्या है कि चारों तरफ तीर का डायरेक्शन है, देख रहे हो आप, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखो अब इसमें क्या है, हमें पैटर्न कंप्लीट करने के लिए क्या आप कह सकते हो कि इस गोले को, इस सर्कल को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये पैटर्न कंप्लीट होता नजर आ रहा है, और नीचे से भी एक सेमी सर्कल मुझे कंप्लीट करना है, और ये पार्ट जो है ना यहाँ पे, इस पार्ट को शेड कर देना है, शेडिंग यहाँ पे दे देनी है हमें। अब देखो
कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? जाहिर सी बात है डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें कुछ घुमाने वाली बात है ही नहीं। अगला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन भी बनाते हैं, चलो ये डिज़ाइन भी बनाते हैं भाई। ये देखो ये डिज़ाइन, इस तरह से डिज़ाइन बनेगी, है ना। तो ऐसी डिज़ाइन कहाँ पे है? देखो ऐसी डिज़ाइन ए ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी 12 इंटू 1.25 मार्क्स के क्वेश्चन हमने अपनी झोली में भर लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान आसान सवाल है, बहुत जल्दी करेंगे। पार्ट 4, चौथा पार्ट है ये। देखो इसमें इंस्ट्रक्शंस फिर आप पढ़ लो, डायरेक्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं आप इसको पढ़ लेना, ये मेरा काम नहीं है पढ़ना, ये आप ही का काम है, क्योंकि आपको आदत डालनी है पढ़ने की। ये कौन सा क्वेश्चन है? स्क्रीन को सबसे पहले तो पॉज करो और पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है ना, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज इन द सेंस कि आपको 3 क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन फिगर, चौथा जो डिब्बा है, जो चौथा बॉक्स है, वो खाली छोड़ा गया है आप सभी के लिए। तो आपको फाइंड आउट करना है कि सीरीज क्या बन रही है। उसके बाद चौथे बॉक्स में उसी तरह का जो सीरीज, मतलब अगली जो सीरीज होगी, अगला जो फिगर आएगा, जो पैटर्न बनेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है ABCD में से। अब इसमें क्या है, देखो ये कुछ Z टाइप की आकृति है और इसमें तीर का निशान इस तरफ है। अब इसको देखो ऐसे घुमा दिया जा रहा है, इस तरह से, इस तरीके से इसको घुमा दिया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो तीर का डायरेक्शन नीचे हो गया। फिर एक बार और ऐसे घुमा दिया गया तो तीर का डायरेक्शन इधर हो गया। फिर से जब इसको ऐसे आप घुमाओगे तो तीर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन में ऊपर की तरफ है, बी में है और सी में है। लेकिन सी में एक छोटी सी गलती है कि सी में जो है 2 तीर का निशान है, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए, है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी को गोली मारो, लात मार के भगा दो, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर। देखो इट्स ऑन योर स्क्रीन, देखना। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग सकता है आपको। देखो इसमें क्या है ना कि ये एरो यहाँ पे है इधर, फिर एरो यहाँ आ गया, फिर एरो यहाँ आ गया, तो इस बार एरो कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा। क्या मैं सही हूँ? बोलो बच्चों हाँ। थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो इस बार एरो यहाँ पे आ जाएगा। चलो इतनी बात क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है। अब देखो सर्कल पे ध्यान देते हैं। सर्कल पहले यहाँ है, फिर यहाँ गया, यानी कि इधर की तरफ मूव हो रहा है ये, इधर की तरफ ध्यान दो, इधर की तरफ, मतलब इस तरह से ये रोटेट होगा, ध्यान से देखना, इस तरह से रोटेट होगा। अब यहाँ पे है, अब अगले वाले स्टेप में ये ऊपर चला गया, ठीक। अगले वाले स्टेप में कहाँ जाएगा? इधर की तरफ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, राइट। ये वाली चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो सर्कल तो देखो वहीं पे है और तीर जो है बाएं तरफ ऊपर की तरफ मुंह करके रहेगा। तो ए ऑप्शन में तीर का जो हेड है वो नीचे की तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा। बी, सी और डी ऑप्शन में देखो तीर का जो हेड है वो भी ऊपर की तरफ है और ये सर्कल भी इधर की तरफ है, राइट। तो अभी देखो हमने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे कि 2 चीज़ें हमने देख ली, 2 चीज़ों को कंसीडर कर लिया, लेकिन फिर भी हमें अपना ऑप्शन नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। चलो अब हम ध्यान देते हैं रेक्टेंगल पे। ये देखो रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है? रेक्टेंगल ऐसे खड़ा हो जा रहा है ना, अगले स्टेप में। फिर अगले स्टेप में फिर से ऐसे पड़ा हो जा रहा है, मतलब फिर से इसको गिरा दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये खड़ा होगा, मतलब इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। अब देखो सी ऑप्शन में ध्यान दो, यहाँ पे इस सी ऑप्शन में, कि ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, ये तो पड़ा हुआ है इस तरह से है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें एकदम मतलब वर्टिकल चाहिए, तो ये नहीं होगा। चलो भाई, अब बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। देखो ट्रायंगल में यहाँ पे ऊपर मुंह किया हुआ है ट्रायंगल, और इधर फिर ये इस तरह से फिर से रोटेट हो रहा है। देखो सारी चीजें लगभग ऐसे ही रोटेट हो रही हैं। तो ट्रायंगल इधर की तरफ, अब इधर की तरफ इसका मुंह हो गया, उसके बाद ट्रायंगल का नीचे मुंह हो गया, उसके बाद ट्रायंगल जो है यहाँ पे आएगा और ये बाएं तरफ मुंह इसका होगा, राइट। चलो तो ये ट्रायंगल इधर की तरफ इसका मुंह हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन सा बताओ बच्चों? बी ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डी सही नहीं होगा क्योंकि डी का मुंह इधर की तरफ है और हमें चाहिए इधर की तरफ ट्रायंगल का मुंह, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, चलो यहां पे देखो
यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में सीरीज आप देख पा रहे हो कि पहले इस पंचभुज का मुंह यानी कि ये पेंटागन है ना, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, दूसरे में नीचे की तरफ, तीसरे में फिर से ऊपर की तरफ, तो चौथे में फिर से नीचे की तरफ होगा। बिल्कुल बात सही है जी, ये मुंह नीचे की तरफ आ गया। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो कि ए और सी में तो मुंह नीचे की तरफ है, बी और डी में मुंह ऊपर की तरफ है, जो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ए और सी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो एक चीज़ और गौर करते हैं हम, यहाँ पे क्रॉस है, एक क्रॉस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो अगले वाले में क्या होगा 4, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन ही सही है क्योंकि इसमें 4 क्रॉस है, राइट। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखो। इसमें क्या है, पहले वाले में एक सर्कल है, दूसरे वाले में एक सर्कल प्लस एक क्रॉस, तीसरे वाले में सर्कल क्रॉस सर्कल, चौथे वाले में क्या होगा सर्कल क्रॉस सर्कल एंड क्रॉस। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहाँ है भैया, कहाँ छुपे हो तुम। पार्ट 5 देखते हैं। ये कौन सा, एनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। क्या होता है ना कि आपके पास ये 3 आकृतियां दी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 1 2 एंड 3। तो इसमें क्या है, पहले 2 आकृतियों में कोई ना कोई एक रिलेशन है, एक संबंध है, वही संबंध ये तीसरे वाली आकृति में और लास्ट वाले फिगर में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या संबंध है वही हमें फाइंड आउट करना है और हमें अपने क्वेश्चन का आंसर दे देना है बहुत फटाक से। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इसमें। देखते हैं भाई क्या संबंध है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो क्रॉस यानी ये पूरा जो पैटर्न है, अगले वाले में क्या हो रहा है, इसके बाजू बाजू में मतलब इसके किनारे किनारे और पैटर्न्स बन जा रहे हैं, ठीक है। यानी इसके दोनों पास वाले यानी पड़ोसी जो बॉक्सेस हैं, पड़ोसी बक्से रखे हुए हैं इसके बगल में, उसमें भी ये पैटर्न हो जा रहा है, बन जा रहा है। तो देखो अब अगले वाले में ये कुछ इस तरह का पैटर्न है और ये पैटर्न जो है इसके पड़ोसी वाले डिब्बे में भी बन जाएगा, यानी यहाँ पे भी ये पैटर्न बन जाएगा। तो ये पैटर्न कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। क्या मैं कह सकता हूँ, हाँ जी गुरुजी, बहुत सीधे सीधे मुझे दिख रहा है, ये सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। अब इसमें क्या रिलेशन है, देखो सीरीज वाला, पैटर्न वाला और एनालॉजी, ये तीनों बहुत अच्छे, 3 जो पार्ट हैं वो बहुत अच्छे पार्ट है और मैं कहूँगा कि इनमें आपकी प्रैक्टिस, आपका कमांड जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। एंड वी नीड टू फोकस ऑन दिस टॉपिक्स, राइट। यहाँ पे देखो, एक मिनट, क्या जा रहा है भाई, पीछे आवाज़ आ रही है। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल उठ करके इसके बीच में आ जा रहा है, ये ट्रायंगल उठ करके इसके बीच में आ जा रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो ये ट्रायंगल उठ करके इसके बीच में आ गया। तो उसी तरह से क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, नीचे का जो सर्कल है वो उठ करके इसमें आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये सर्कल जो है वो इसमें स्क्वायर में आ गया है, तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत तो है नहीं ज़्यादा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। 18 हो गया, 19 पे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो क्या है, बहुत आसान सा है। देखो क्या है कि इसमें ये इस तरह से है, अगले वाले फिगर में ये उल्टा हो गया है। तो थर्ड वाले फिगर में इस तरह से है, अगले वाले फिगर में ये उल्टा हो जाएगा। ये कटोरी उल्टी कटोरी सी ऑप्शन में है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। इसमें क्या है कि ये एक आपका स्क्वायर है, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा लेट करने का कोई फायदा नहीं है। ये एक स्क्वायर है। अब इसमें देखो स्क्वायर में सारे डायगोनल्स खींच दिए इन्होंने, सारे विकर्ण जो हैं उसको खींच दिए हैं। अब आगे अगर आप देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में भी सारे विकर्ण, सारे डायगोनल जो है अगर आप खींचोगे इस तरह से, तो ये आकृति कुछ बच्चों इस तरह से बनेगी, है ना, कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो मैं कहूँगा इन सारे क्वेश्चंस को, यानी ये 4 क्वेश्चन जो है ना, आप फिर से रिवाइज कर लेना ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा पार्ट 6 और फिर से आपको इस पार्ट के जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कहाँ है भाई इंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ लो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, बाकी आपको समझाना मेरा काम है, वो आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, मैं तो कराऊंगा ही आपको, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन एग्जाम में पढ़ने हैं। चलो 21st क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन जो है इसमें देखो क्या है, एक मिनट मैं पहले आपको समझा देता हूं कि करना क्या है। करना ये है बच्चों कि एक ज्योमेट्रिक फिगर है, जैसे कि ये सर्कल बनेगा
और ये एक स्क्वायर बनेगा। तो ये सारे के सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, इनमें से एक भाग गायब है, तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन को यहाँ पे फिट करने पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर बच्चों देखो बी ऑप्शन को, अगर मैं इसको उठा करके थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा सा दिख रहा है क्या? ठीक है। तो अगर बी ऑप्शन को इस पूरी आकृति को मैं उठा करके यहाँ पे फिट करूँ, यहाँ पे इस तरह से, तो क्या मुझे बताओ बच्चों कि ये बन जाएगा, क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। और वही हमें करना है कि ज्योमेट्रिक फिगर को कंप्लीट करना है, राइट? तो ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन पे ठप्पा लगा देते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये तो बहुत आसान है भाई, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे कवर करोगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे नहीं कवर करना है, एक मास्टर गलती मत करो भाई, ऐसे नहीं कवर करना है, ये डायरेक्ट यहां से कवर कर दो, स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही ऑप्शन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या उल्टा ABCD लिखा हुआ है क्या? अरे भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि 4 ऑप्शंस हैं आपके पास ABCD। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसमें एक ज्वाइंट, इसमें कटआउट लगा दो तो ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा कटआउट इस तरह से दिख रहा है जो मैंने शेड किया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से कौन सा कटआउट दिख रहा है? डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पे, और ये रहा 24 क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर हम ये कटआउट यहाँ पे ला के रख दें तो सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से 24 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेक्शन पे, अगले सेक्शन पे नहीं, अगला सेक्शन तो हमारा मैथमेटिक्स है। अगले पार्ट पे बढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों बड़े ध्यान से करना, और पूरा का पूरा वीडियो एक ही बार में आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी वीडियो अभी देखें थोड़ी कल देखेंगे, नहीं, आलस नहीं करना है, आपको एक बार में पूरा का पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी तो एक बार में ही सॉल्व करना है ना सारे के सारे क्वेश्चंस। चलो ये अगला क्या है, डायरेक्शंस। फिर से थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। डायरेक्शंस आप पढ़ लो, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो। चलो भाई पढ़ लिया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है, समस्या आकृति है, और ABCD 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका मिरर इमेज है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। जब सुबह सुबह आप अपने शीशे में मुंह देखते हो दर्पण में यानी मिरर में, तो कैसे दिखता है बताओ? दर्पण में कोई चीज़ रखी हुई होती है तो उसका लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा गोला है और तीर का निशान इस तरफ है, ठीक, तीर का निशान इस तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा है। सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ए ऑप्शन में ही ऐसा है, बाकी इस कोने में हमें तीर का निशान चाहिए जो किसी में नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 26th क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ पूरा सेक्शन कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेकर के फिर आगे रिकॉर्ड करता हूँ। 26 इसमें देखो प्लस इधर की तरफ है तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा जूम कर लूँ मैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ऊपर, ये गुणे का चिन्ह इधर की तरफ आ जाएगा और भाग नीचे। तो देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा है भाई, कौन से ऑप्शन में? माइनस ऊपर किस में है? माइनस ऊपर सी और डी में है, और बाएं तरफ यानी इस तरफ जो है, इस तरफ हमारा प्लस होगा। तो प्लस किस में है? सी ऑप्शन में, इस तरफ प्लस है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी सभी क्वेश्चन की तरह आपको क्या करना है, मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो एक मिनट, हाँ। अब देखो इसमें भी ये जो XY है ना, ये XY मिरर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इस तरह से C बना हुआ है, तो मिरर में देखने पर ये उल्टा C बनेगा, राइट। उल्टा C किस किस में है? B में, C में और D में। इन तीनों में उल्टा C है, बाकी A में नहीं है। तो A ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। C के बगल में क्या है? इज इक्वल टू, यानी ये बराबर का चिन्ह है। तो C के बगल में बराबर किस में है? सभी में है। उसके बाद एक शेडेड सर्कल है, तो किस में है शेडेड सर्कल? C में। देखो ये सर्कल जो है भरा हुआ नहीं है ना, ये वाला सर्कल, तो C वाला गलत हो गया। उसके बाद B और D में देखते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल कहाँ से आ गया भैया? D में तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो B ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पर।
इसमें क्या करना है आपको, मिरर इमेज ही फाइंड आउट करना है। तो चूंकि के सबसे इस साइड है ना, सबसे इस साइड के है, तो इमेज में कैसा दिखेगा, मिरर इमेज में के सबसे इस साइड दिखेगा। तो यहां पे सबसे पहले जो है के दिखेगा इस तरह से, उसके बाद क्या दिखेगा, एन दिखेगा, उसके बाद एन ऐसे दिखेगा उल्टा, ठीक है, अपसाइड डाउन। उसके बाद आई इस तरह से दिखेगा, ठीक। तो के एन आई आपको फाइंड आउट करना है, कहां पे है, ए ऑप्शन नहीं है, के एन आई बी में है, बी में, यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बाकी सब में देखो, ये सी तो के से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, डी के से स्टार्ट हो रहा है, पर के आई एन है, हमें क्या चाहिए, के एन आई, यानी कि बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो इस तरह से हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए। कुल मिलाकर के कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट, तो 7 आउट ऑफ 10 हमने कंप्लीट कर लिया। आगे चलेंगे, 3 पार्ट और बचे हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आ जाएगा। पार्ट 8, ये रहा पार्ट 8। देखो पार्ट 8 में क्या करना है इसमें बच्चों, बताओ। ये कागज काटने वाला यानी पेपर कटिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब इंस्ट्रक्शंस तो आपके स्क्रीन पर है, और पढ़ना ये आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों है। पढ़ो, ये डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस ये आप पढ़ लो, ठीक है। बाकी स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें करना क्या है ना, कि आपको एक कागज का टुकड़ा दिया हुआ होगा। अब वो कागज का टुकड़ा स्क्वायर भी हो सकता है या सर्कल हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगल भी हो सकता है। तो ज्योमेट्रिक फिगर्स आपको दिए हुए होंगे, ज्योमेट्रिक फिगर वाला एक कागज का टुकड़ा आपके साथ रहेगा, आपके हाथ में। उसको कई बार फोल्ड करते हैं, इस कागज के टुकड़े को फोल्ड करना है, फिर एक आध बार क्या होता है कि पंच कर देते हैं, काट देते हैं या फिर पंचिंग कर देते हैं। आपको अनफोल्ड करके बताना है कि कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, देखो ये एक आपके पास स्क्वायर शीट ऑफ पेपर था, यहां पे इस तरह से, थोड़ा जूम कर लूं मैं, बढ़िया है, एक न ज्यादा ही जूम हो गया क्या, अच्छा ठीक है। तो ये आपके पास एक पेपर है, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। अब इसको एक बार यहां से मोड़ा गया है, देखो यहां पे है ना, एक बार मोड़ा गया है, तो कुछ ये इस तरह से बन गया। अगली बारी में यहां से फिर से मोड़ दिया गया है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या कर रहा है ना, यहां पे 2 छेद किए जा रहे हैं, 2 होल किए जा रहे हैं, यहां पे 2 होल यहां पे किए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको वापस से फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना है, गलती नहीं, वापस से अनफोल्ड करना है। तो क्या बच्चों आप कह सकते हो कि अगर मैं वापस से अनफोल्ड करूं तो 2 छेद यानी कि 2 सर्कल यहां पे मुझे मिलेंगे, राइट। और उसके बाद फिर से इसको इधर की तरफ फिर से अनफोल्ड करूं तो इसी तरह का पैटर्न मुझे इधर भी मिलेगा, यानी 1 2 3 4 छेद। फिर से इसको अनफोल्ड करूंगा, पूरा पेपर खोलूंगा जब मैं, तो इधर भी 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4, कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा। अब इस तरह का पैटर्न कौन से ऑप्शन में है, देखो तो ऑप्शन आपके सामने है, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन आपको दिख रहा है सीधे सीधे, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। ये रहा 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लल्लू क्वेश्चन एकदम ही। देखो कागज के टुकड़े को एक बार ऐसे मोड़ा, फिर यहां से मोड़ दिया, उसके बाद यहां पे एक कट हमने लगा दिया। अब ये कट जो है ना, इसको जब आप खोलोगे तो पूरा का पूरा ये सर्कल बन जाएगा। देखो कैसे, ये पूरा का पूरा एक सर्कल यहां पे बन जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन पर टिक मत कर देना, ए भी सर्कल है, बी भी सर्कल है। एक मिनट मैं खुद ही देख लेता हूं। नहीं 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 नहीं, बी सही नहीं है बच्चे, बी तो बड़ा सर्कल है, हमें क्या छोटा सर्कल मिलेगा ना यहाँ पे, तो ए ऑप्शन ही सही है। मैं खुद गलत कर रहा था। तो इस तरह से जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा टाइम लेना है, पर क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है। ए ऑप्शन ही सही है, हमें बड़ा नहीं छोटा सर्कल चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन। 31st क्वेश्चन। यहाँ पे एक जो है आपके पास स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है, जिसको आपने डायगनली यहां से मोड़ा। देखो यहां से डायगनली, यहाँ पे देखो ये पूरा डायगनली हम लोग मोड़ रहे हैं ना इधर से। बाकी सब में पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, ये बीच से यहाँ से मोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे डायगनली हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करने के बाद ये इस तरह का पेपर बन गया और 2 कट्स हमने लगा दिए हैं। कैसा है वो, एक तो है सर्कल और एक है ट्रायंगल। तो ये सर्कल ट्रायंगल चारों पार्ट में प्रिंट हो जाएगा। कैसे, इसको जब आप खोलोगे तो यहाँ पे भी आपको एक सर्कल मिलेगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा। 1 मिनट दिख नहीं रहा क्या, रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल आपको मिलेगा और यहाँ पे ट्रायंगल मिलेगा। उसके बाद से इसको जब आप वापस से अनफोल्ड करोगे तो यहाँ भी सर्कल और यहाँ पे ट्रायंगल एक मिलेगा आपको, यहाँ सर्कल और यहाँ पे एक और ट्रायंगल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सही ऑप्शन कौन सा है, अभी कहाँ छिपे हो तुम, 1 मिनट, अंदर की तरफ सर्कल रहेगा। तो ए ऑप्शन ही सही है क्योंकि इसमें अंदर की तरफ सर्कल है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 32वां क्वेश्चन ये रहा, 32nd क्वेश्चन।
इसमें भी डायगनली इस तरह से फोल्ड किया गया है, ये तीर का निशान दिखा रहा है कि यहाँ से इसको फोल्ड करा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फोल्ड किया हमने और यहाँ पे एक कट हमने लगा दिया। अब क्या है कि जब आप इसको खोलोगे तो ये कट यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरह से 4 कट्स हमें मिलने वाले हैं। अब वो 4 कट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखो ये चारों किनारे 4 कट्स हमें मिल जाएंगे। तो ए ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 32 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब जो है 8 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। 8 क्वेश्चन को करने के बाद हमारा मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे कौन से पे, मैथमेटिक्स यानी अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे आगे बढ़ेंगे, राइट। अब ये इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन फिर से दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ लो। यहाँ पे डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन पढ़ना आपका काम है। स्क्रीन को पॉज करो और अभी के अभी सारे डायरेक्शन यहाँ पढ़ डालो। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 33 टू 36, एक मिनट, हाँ डायरेक्शंस आप पढ़ लो। चलो भाई पढ़ लिए इंस्ट्रक्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसमें हमें करना क्या है ना, आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है और ये कई टुकड़ों में कटा हुआ है। तो आपको देखना है कि ये सारे टुकड़े जोड़ करके बताना है कि ए बी सी डी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन सारे टुकड़ों से मिलकर के बनेगा, राइट। अब देखो इसमें कितने फिगर्स हैं, 1 2 3 और ये 4 5 फिगर्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें गिनना है कि 5 फिगर्स किस में है, मतलब 5 टुकड़े किस में हैं। ए वाले में आप देख रहे हो कि ये ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से, तो ये तो होगा नहीं। और बी सी डी बचा, डी में भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल अपने पास है नहीं कोई, तो ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन खत्म, ए और डी भी खत्म, बी और सी बचे अपने पास, है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये लाइन हमें नहीं चाहिए, एक छोटी सी लाइन चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन ही सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 34th क्वेश्चन। इसमें क्या है, सबसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि ऐसे वाले इस वाले पार्ट में ये जो सेक्शन है हमारा कटआउट वाला जो सेक्शन है, इसमें आप क्या करो ना, जितने भी कटआउट्स हैं सबसे पहले गिना करो कि कितने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आता है और उसमें क्या होता है ना कि अब आप जब गिन लोगे कि 1 2 3 4 या 5 जितने भी कटआउट्स होंगे, गिनने के बाद आप ऑप्शंस में गिनो कि कितने कटआउट्स किस ऑप्शन में हैं। अगर जो जितने कटआउट्स क्वेश्चन फिगर में है उतने ही ऑप्शन में है तो काफ़ी बार ये होता है कि वही आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। और अगर इसमें देखोगे ए ऑप्शन में इसमें भी 4 हैं, बट इसमें क्या है कि ये अपने पास जो रेक्टेंगल है वो बड़ा बड़ा है, मतलब इसमें रेक्टेंगल नहीं है, मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पे जो है स्क्वायर है, स्क्वायर हमें चाहिए नहीं। तो बी ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स हैं और 2 ट्रायंगल्स हैं, तो आई थिंक यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सी और डी को भी देख लेते हैं। सी में देखो ये इस तरह का एक पेंटागन है जो हमें चाहिए नहीं, और डी में एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, हमें तो दोनों रेक्टेंगल चाहिए, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन। ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये जो ट्रायंगल है इसको अगर आप इसमें फिट करोगे ना, इस वाले ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हाँ आप दिख रहा होगा। तो ये जो ट्रायंगल है इसको अपने को यहाँ पे फिट करना है ना, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि फिट नहीं होगा तो कोई ऑप्शन सही होगा ही नहीं, एक ना एक ऑप्शन सही होना ही है। तो आपको क्या करना है, जो नियरेस्ट ऑप्शन आपको सही दिखता है उस पर टिक करना है। अब देखो एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और ये वाला फिगर एक है जो ये कुछ इस तरह से है। तो अगर ऑप्शन ए पे ध्यान दें तो ऑप्शन ए में देखो एक ट्रायंगल है, स्क्वायर है और ये अलग सा फिगर है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये फिगर अलग है दिखने में, है ना। तो ये खत्म। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यहाँ पे जो है 2 ट्रायंगल्स हमारे पास हैं जबकि क्वेश्चन फिगर में सिर्फ एक ट्रायंगल है, तो ये भी खत्म। बाकी बचा हमारे पास बी एंड डी। अब बी में तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, डी में एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक ये वाला फिगर जो हमें चाहिए, इसको जब आप उलट करके यहाँ पे फिट करोगे तो ये बैठ जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो, इसको उलट करके आपको फिट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि डायरेक्टली इसमें अगर आप फिट करोगे ना तो होगा नहीं फिट। आप इसको ऐसे घुमा दो, यूँ 90 डिग्री नहीं, इसको आप 180 डिग्री ऐसे घुमा दोगे ना इस तरह से, तो ये फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है हमारा, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उसके बाद ये करने के बाद आई थिंक 9 पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। एक और पार्ट बचेगा, 10 पार्ट टोटल होते हैं, एक और पार्ट बचेगा लास्ट वाला, उसको जल्दी से खत्म करेंगे। 36 क्वेश्चन देखो, ये रहा 9th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो कितने कटआउट्स हैं, 1 2 3 4 कटआउट्स है ना। अब देखो 4 कटआउट्स तो सभी में है, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है इसके अंदर वाला शेप देखो ध्यान से, ये शेप तो यहाँ कहीं है नहीं क्वेश्चन फिगर में, तो ये होगा नहीं।
बाकी बचा ऑप्शन बी, सी एंड डी। सी में भी इस तरह के फिगर्स हैं जो हमारे क्वेश्चन फिगर में है ही नहीं, तो सी भी गलत हो गया। डी में भी कुछ ऐसा ही सीन है, तो बी ऑप्शन में देखो आप, ये जो पहला फिगर है, पहली आकृति है, ये यहाँ पे छिपी हुई है, देखो यहाँ ध्यान से, और ये बाकी तीनों ट्रायंगल्स यहाँ पे फिट हो रहे हैं, है ना, ये तीनों ट्रायंगल्स यहाँ पे फिट हो रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर इज द, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 36 क्वेश्चन कर लिया, यानी 9 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एंड 36 इंटू 1.25, इतने नंबर समझ लो आपके पक्के हो गए। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। ये वाला पार्ट डायरेक्शंस, मैं हर बार आपको कहता हूँ कि डायरेक्शंस जरूर पढ़ लिया करो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी पैटर्न चेंज भी हो जाता है। अब हर बार यही पैटर्न आए ज़रूरी नहीं है, है ना। अब उम्मीद तो यही करते हैं कि अगले एग्जाम में यही पैटर्न आएगा, जो 10 सेक्शंस हैं, यही सेक्शन, इसी तरह के सवाल अगले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए, एक बार हुआ था ऐसा, मैंने आपको बताया था। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आदत डाला करो, एग्जाम में ज़रूर से पढ़ना है आपको इंस्ट्रक्शन। फिलहाल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, बाकी मेरा काम तो बताना है ही, ठीक। पॉज करके पढ़ लिए, आगे बताते हैं। देखो इसमें क्या है, एम्बेडेड फिगर वाला ये क्वेश्चन है, यानी कि इसमें एक आकृति छुपी हुई होती है जिसको आपको ढूंढना होता है। अब क्वेश्चन फिगर में देखो, जो ये आकृति है इसको आपको ढूंढना है ऑप्शंस में से, कौन से ऑप्शन में ऐसी आकृति छिपी हुई है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आकृति है, ये जो फिगर है, इतना ही बड़ा फिगर आपको छिपा हुआ मिले ऑप्शंस में, और यही इसमें ट्रिक है। देखना, देखो अगर आप इतना बड़ा फिगर इस तरह का ढूंढने लग जाओगे तो किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते हैं। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा कुछ उस तरह से दिख रहा है लेकिन है नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये राइट एंगल बना हुआ है और यहाँ पे वैसा हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही बड़ा फिगर यहाँ पे आप ढूंढने की कोशिश करोगे जो कि आपको मिलेगा नहीं। आप सोचोगे कि यहाँ पे सिमिलर है, इसको टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा, मत करना। देखो इसमें एक छोटा सा फिगर है, पहले वाले ऑप्शन में एक छोटा सा पार्ट, इसको जब घुमाओगे आप, इसको इस तरह से घुमा दो, इधर से, मतलब क्लॉकवाइज इसको जब घुमाओगे तो यहाँ पे आपको वो वाली फिगर मिल जाएगी। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला है ना, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर आपको देखने को मिल रहा है, यानी ये आकृति यहाँ पे छिपी हुई है। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटे से पार्ट में है तो आपको लगेगा कि भाई ये वाला ज़्यादा सिमिलर है, बी वाला, उसको उस ऑप्शन को टिक कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, इस पार्ट में एम्बेडेड फिगर वाले में आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देना है। अगेन देखो, इस तरह की आकृति आपको ढूंढनी है। कहाँ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ जी, पहले ऑप्शन में देखो, ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा है वो वाले, ये वाला फिगर बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन यहाँ ये जो एंगल टाइप से बना हुआ है, ये आर्क जो बना हुआ है, वो पहले ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है। अब इसको भी हमें घुमाना ही पड़ेगा। इसको भी जब ना राइट मतलब क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो कुछ इस तरह की आकृति सी वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ऐसे ऐसे और ये आर्क, ये कंप्लीट हो गया है ना, यही वाला फिगर है। लेकिन ये है कि इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। पहले वाले ऑप्शन में भी हमें पहले वाले क्वेश्चन में भी, मतलब इस पार्ट के पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था कि रोटेट किया था, तब जाके हमें वो वाला फिगर मिला था। और इस वाले में भी हमें ऐसा ही करना पड़ा है, मतलब रोटेट करके ये फिगर हमें ढूंढ निकालना है कि कहाँ पे छिपा हुआ है। सो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39। यहाँ पे देखो, ये बहुत आसान है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, इसको तो तुरंत कर लोगे तुम लोग ना। देखो ये रहा ऐसे, कुछ ऐसे, कहाँ पे है देखो, ये डी ऑप्शन में। इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और छोटी छोटी चीज़ें ये मैं नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही करना है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी वीडियोज़ को देखा करो, ऐसे कहानी की तरह मत देखा करो। आप जो है कॉपी और पेन लेकर बैठ जा करो, पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो ना, उसके बाद फिर मेरे आंसर्स देखो, ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद विल मूव टू द सेकेंड सेक्शन। कौन सा है? मैथमेटिक्स वाला, यानी अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे मूव करेंगे। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के बेसिक जब तक आपके मजबूत नहीं होंगे तब तक एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखो ये इस तरह की आकृति हमें ढूंढनी है। लास्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे बताओ कहाँ पे है? ये देखो, हाँ बी वाले ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। जूम करूँ थोड़ा, देखो
यहाँ से ये कुछ ऐसी आकृति आपको मिल रही है। ये लास्ट में जो कॉर्नर में एक छोटी सी लाइन निकली हुई है, उसको आपको ध्यान से देखना है। और अगर मैं देखो, अगर सी ऑप्शन में आप देखोगे तो पहले तो ये लाइन छोटी वाली मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि लास्ट में जो छोटी लाइन है वो यहाँ से गायब है। तो जल्दीबाजी में इसको आपको टिक नहीं करना है। आगे चलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन कुल कंप्लीट कर लिए, है ना। 40 क्वेश्चन यानी 40 इंटू 1.25। पहले आते थे क्वेश्चन एक नंबर के और 100 क्वेश्चन होते थे, अब तो 80 क्वेश्चन आते हैं और 1.25 मार्क्स के, यानी कुल मिलाकर के मतलब टोटल मार्क्स वो 100 ही हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए पर क्वेश्चन जो मार्किंग है वो बढ़ गई है, यानी 1.25 मार्क्स। तो 40 क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट किए तो ये जो है बच्चे आपको 50 नंबर तो आपके आने ही आने हैं मेंटल एबिलिटी में। और मेंटल एबिलिटी का सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। मैथ्स में भले 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो चलेगा, लेकिन मेंटल एबिलिटी ये मार्क्स गेनिंग सेक्शन है। मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज, इन दोनों में तो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। भले ही तुक्का मार के आओ, नहीं आता है तुक्का मार के आओ, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है। ऐसा नहीं है बहादुरी नहीं दिखाना एग्जाम में। चलो, अरिथमेटिक सेक्शन, दिस इज द सेकंड सेक्शन अब मैथमेटिक्स का। इसमें हम लोग बहुत जो भी पिछले साल सवाल आए हैं 2020 में, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन अगेन मैं फिर से बोलता हूं आपको कि मेंटल एबिलिटी में तो चलो आपने ऐसे ही मुजबानी कर भी लिया, लेकिन इसमें जो है कॉपी पेन लेकर के अगर अभी नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, और साथ साथ जितना भी टाइम लगे, देखो टाइम की दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे वीडियो में तो मैं समझाते भी चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे आप साथ साथ सॉल्व करते चल रहे हो, 1.5 से 2 घंटे आप टाइम लगा रहे हो, तो एग्जाम में भी मान के चलो लगा लोगे। लेकिन जब वीडियो के अलावा जब आप प्रैक्टिस करते हो, मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हो या फिर और भी क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करते हो, उसमें आप कोशिश करो कि टाइम कम से कम लगे, क्योंकि आपको एग्जाम में तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको कोशिश ये करनी है कि 1.5 घंटे मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के बीच आप जब अपनी प्रैक्टिस के दौरान इतना कम से कम इतना तो कर ही लो कि 1 से 1.5 घंटे के बीच आप क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कर जाओ। और एक ही सीटिंग में बार बार कभी उठ के पानी पीने जाना या फिर बहाने बनाना, ये नहीं चलेगा। एग्जाम में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करो कि एक ही सीटिंग में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालो, जो भी क्वेश्चन पेपर हल करो आप। चलो भाई, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, अपना अरिथमेटिक सेक्शन पे बढ़ते हैं। 41st क्वेश्चन देखो, ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सबसे पहले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और 2020 में मैं बताऊं आपको कि न्यूमेरिक वाले सेक्शन से यानी नंबर सिस्टम से बहुत अच्छे क्वेश्चन्स और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए जो बोर्ड मास वाला मतलब बेसिक्स जो है ना, बोर्ड मास वाला रूल है, या फिर नेचुरल नंबर का जो पूरा का पूरा पार्ट है, होल नंबर्स का पूरा पार्ट है, वो आपको कवर करना है, वो अच्छे से कवर करना है इस बार। चलो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछा है, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है ना, तो 9999999 7 बार लिख देना है बस, और कुछ नहीं। अब देखो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखने के लिए क्या करते हैं, मान लो 4 अंक की स्मॉलेस्ट संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो 1 लिखो, उसके आगे 3 जीरो, मतलब कुल मिलाकर के 4 अंक होने चाहिए और आगे के 3 अंक 0 होने चाहिए। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब पूछा हमसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमने लिख लिया 7 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का हमने लिख लिया, डिफरेंस निकाल देना है। बहुत आसान सी चीज़ है। गुरुजी क्या बात करते हो, ये तो बहुत आसान चीज़ है, छोटे मोटे चीज़ मत बताया करो मेरे को। चलो भाई, खुद ही कर लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो और आंसर मुझे बताओ। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अब पहले सवाल में क्या था, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना था, और इसमें आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर क्या होगा, 999999, और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर 5 बार 9 लिख दो, बहुत सिंपल। घटाने तो आता ही है ना, 0 0 0, कितने जीरो आए, एक के बाद 5 जीरो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो एक मिनट, ए नहीं भैया, ए नहीं, गलती नहीं मास्टर, गलती नहीं, ए नहीं, ये क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 9 में से यहाँ से 0 घटेगा ना, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। सिंपल बोर्ड मास रूल यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। याद है ना, मैंने आपको कई सारे वीडियो लेक्चर्स में बताया है बोर्ड मास वाला रूल, याद है बोर्ड मास वाला रूल, BODMAS,
BODMAS इसमें क्या है कि B फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ मतलब गुणे के चिन्ह से इसको आप रिप्लेस कर देते हो, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। बहुत आसान सी चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो छोटे मोटे ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें से 25 के इक्वल नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले ऑप्शन में ध्यान से देखो, एक ही ब्रैकेट है हमारे पास, तो 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4, अगर 100 में 4 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 25 आएगा, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ? हाँ गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो। अब 50 माइनस 25, ये 25 के बराबर हो गया। चलो जी, ये 25 के बराबर है। अगला देखते हैं, 20 में 4 का भाग दोगे 5 आया, 20 प्लस 5 25, ये भी 25 के बराबर है। अगला देखते हैं, ये 5 दूनी 10 और 10 10 20, और 10 में से 5 निकालोगे तो 5 ये बचा, 20 और 5 25, ये भी 25 के बराबर है। यानी A, B एंड C ऑप्शन ये तीनों 25 के बराबर है। कौन सा 25 के बराबर नहीं है? ये वाला D ऑप्शन 25 के बराबर नहीं है। 25 प्लस 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 एकन्ने, ये 2 ही हो गया, 25 और 2 27, 27, तो ये 25 के बराबर नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि विच इज नॉट इक्वल टू 25। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं ना कि नॉट को नहीं पढ़ते हैं, मतलब प्रेशर रहता है ना एग्जाम में काफ़ी, नॉट को नहीं पढ़े, देखा उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 25, पहला ही ऑप्शन देखा भाई 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4, ये तो 25 आ रहा है, चलो अभी मार दिया तुक्का नहीं, मतलब सॉल्व करके मार दिया, पर गलत हो जाएगा क्योंकि इस पर आपको बहुत ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। 3 ऑप्शन 25 के बराबर है, एक जो है 25 के बराबर नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th। द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज, ये देखो 3 होल 7/11 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाई 3/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे इसको, वो भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन है। मैंने कई वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है कि आप अगर चैनल को फॉलो करते हो, ट्यूटोरियल्स देखते हो रेगुलरली, तो आपको पता होगा। तो ये 11 33, 33 और 7 40/11 हो गया, ये 40/11 इंटू 11/5 ये हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 3/7, तो एक काम कर लो ना, इसको 3/7 है तो और इंटू एक्स है, तो पहले ही आप 3 का मल्टीप्लाई एक्स से कर लो, तो 3x/7 ये हो जाएगा, 3x/7 इज इक्वल टू 4/3, राइट। अब देखो ये 11 से 11 कट गया, 5/40, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको कैनवास को इधर खिसका लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 8, और ये डिवीजन का साइन है, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करके इसको उल्टा कर सकते हो, जैसे 3x को नीचे और 7 को ऊपर, तो 8 इंटू 7/3x, ठीक, बराबर 4/3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 से 3 तुम तो गए, 4 दूनी 8, ये क्या हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और x को आप इधर भेज सकते हो, ठीक है। तो 7 दूनी 14 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 14। चलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने 44 क्वेश्चन कर लिए, और 1 मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या मास्टर, 14 आंसर मैं थोड़ा चेक करता हूँ, 8 इंटू 7/3x, चलो भाई सब सही है, कुछ गलत नहीं है, 14 सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75 इज। अब देखो HCM और क्या बोलते हैं, HCF एंड LCM निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला क्या था, पहला बताओ क्या था, एक तो डिवीजन मेथड था और एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपन इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जल्दी होगा। अब वो क्यों जल्दी होगा, क्यों मैं कह रहा हूँ, ये देखना जरा, क्योंकि हमें HCF LCM दोनों निकालना है ना, और दोनों निकालना है तो एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों चीज़ें हमें पता हो जाएंगी। देखो कैसे करना है, किसका निकालना है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, 45, 60 एंड 75। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 के 9 बचे 45, ठीक है। 60 का निकालोगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 15 चौके 60, ठीक है। 75 का निकालोगे तो ये कितना होगा, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, अब इससे हम LCM भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो
एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया हुआ होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे 3 इसमें 2 बार आया है, चलो यहाँ से इसको 3 को सेलेक्ट कर लिए। इसमें 2 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है तो यहाँ से 2 को सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा बार आया है तो यहाँ से हमने 5 को सेलेक्ट कर लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 3 3 का 9 चौके 36 और 25, 36 इंटू 25, 36 इंटू 25। तो मास्टर जो है बहुत आलसी है ना, तो कैलकुलेटर का यूज़ करेगा, 900 आंसर आएगा। आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है, एग्जाम में तो मिलेगा नहीं कैलकुलेटर। 900, तो ये ऑप्शन आ गया हमारा, सॉरी ऑप्शन नहीं, मतलब ये 900 आ गया एलसीएम हमारा। ठीक है, एलसीएम तो 900 आ गया। हमसे एलसीएम नहीं पूछा है बच्चे, ध्यान देना है, एलसीएम जो है हमसे नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों का सम निकालना है। तो एलसीएम तो हमने निकाल ही लिया। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेड नंबर है उसको नहीं लेते हैं, हम जो नंबर कॉमन है उसको लेते हैं। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में भी 3 है और तीसरे वाले में भी 3 है। तो 3 को हम एक बार ले लेंगे, 3 को हमने एक बार लिख लिया। ठीक है जी। अब देखो दूसरे वाले 3 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखोगे तो इसमें सिर्फ एक बार 3 आया है, तो हम सिर्फ एक बार 3 ले सकते हैं। बाकी अगर अगले संख्या पे हम बढ़ें तो 5 को एक बार ले सकते हैं, यहाँ भी 5 है, ठीक है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो चूंकि 5 तीनों में है ना, तो एक बार तो हम ले ही सकते हैं। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, यही हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक, तो एचसीएफ ये हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 15 हो गया, और एलसीएम हमारा है 900। तो 900 प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 915। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। 915 है क्या ऑप्शन में, ए बी सी, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 915, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, ध्यान से पढ़ो। 3/8, एक मिनट, 3/8 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। अब देखो फिर वही रूल आ गया बोर्ड मास वाला, मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जहां भी ब्रैकेट दिखे हमारी तेज नज़र वहीं होनी चाहिए। तो ये ब्रैकेट सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करके यहाँ रख ही लेते हैं ना। तो 5/3 माइनस 1/6। अब देखो यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। ये छोटी सी बात है, छोटी छोटी बात है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 का 6 में भाग दोगे तो 2 बार भाग जाएगा, और उसी 2 का आप 5 में गुना कर दोगे, है ना। समझ में आ रही बात। 3 का आप जो एलसीएम आया उसमें भाग दोगे तो 2 बार ये डिवाइड होगा, और 2 का गुना आपको 5 में कर देना है। तो 5 दूनी ये 10 हो गया। ठीक बात है जी। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, जू का तो उतार लेंगे हम, -1 कर देंगे, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10 - 1, ये हो गया बच्चे 9/6। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम काट पीट दें तो 3 3 के 9, 3 दूनी 6 यानी 3/2। अब ये 3/2 हमारा आंसर है ना, नहीं, 3/2 ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो इसकी वैल्यू है। किसकी वैल्यू, इसकी जगह पे, ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसकी जगह पे हम 3/2 रख सकते हैं। चलो भाई 3/2 हमने रख लिया यहाँ पे। और बाकी उसके बाद बोर्ड मास वाला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले भैया ब्रैकेट तोड़ो। क्या तोड़ो, ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ कहीं नहीं है यहाँ पे, तो ऑफ की जरूरत हमें है नहीं। उसके बाद डिवीजन, BOD, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखो हमारे पास ऑफ नहीं है, डिवीजन तो है ना, डिवीजन है। उसके अलावा जो हमारा ब्रैकेट था उसको तो हमने सॉल्व कर ही लिया, एडिशन है और डिवीजन बचा है हमारे पास। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो रास्ते में पहले आया यानी डिवीजन, उसको सबसे पहले सॉल्व ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ यूं लिख लूँ ऐसे, 3/8 और डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पे क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह पे? जी गुरु जी बिल्कुल, सॉल्व तो आपने किया ही है, प्लस 5/8। अब देखो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 3/8 ये डिवीजन है ना, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 3/8 इंटू, और इसको पलट देंगे। क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल रहे हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई ये है, इसको मल्टीप्लिकेशन में हमने बदला, तो 3/2 को 2/3 हमने लिख दिया, प्लस 5/8 तो हमारे पास है ही, राइट। अब देखो 3 से 3 तुम तो गए, 2 चौके 8, 1/4 हो गया ये, है ना। ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, ध्यान देना 1 बचा है, 1 को भूलना नहीं है। 1/4 प्लस 5/8 तो हमारे पास है ही। फिर वही काम करेंगे पुराना वाला कि 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम आएगा 8 आएगा, 4 और 8 का एलसीएम निकालने आता है ना आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 8 आएगा, 4 दूनी 8, दो बार भाग जाएगा, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे तो 2 + 5 ये कितना आएगा 7/8। 7/8 यही हमारा आंसर है, 7/8 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? देखो सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन 7/8 बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे थोड़ा यहाँ कचरा साफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, ये जो है इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं, डिलीट कर लेता हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं, काम करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। 47वां क्वेश्चन, ये देखो 47वां क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। देखो पूरी वीडियो आपको देखनी है, वीडियो पूरी देखनी है और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं आपको। तो अभी वीडियो छोड़ के मत जाना जब तक पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। इफ़ 15 - 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। कुछ नहीं करना है भाई, इसमें भी बोर्ड मास रूल वही लगाना है, सॉल्व कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे माइनस भी है, डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। बोर्ड मास क्या कहता है कि भैया जहाँ ब्रैकेट पहले दिखे पहले उसको तोड़ो, फिर ऑफ, फिर डी मतलब डिवीजन, और उसके बाद एम, फिर ए, फिर एस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी चीज़ है। ओ ऑफ ये भी कहीं नहीं दिख रहा है। डी फॉर डिवीजन दिख गया, डिवीजन दिख गया, मतलब इस पर हमारी पेनी नज़र होनी चाहिए। 15 डिवाइडेड बाई 15, 15 में 15 का भाग दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो 15 माइनस 15 में 15 का भाग देके यहाँ पे 1 रख लो, इंटू 6। अब देखो इंटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन को, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 6 ही होगा, तो 15 - 6 यानी कि 9 हमारा सही आंसर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व कर लिए हैं। घबराना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3 इज। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट दिख रहा है, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 0.3 इंटू 0.3 तो 3 3 के ये 9 हुआ, और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है और एक अंक के बाद पॉइंट दूसरे वाले में भी है। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो इधर से 2 अंक के बाद यानी 9 के बाद 0 एक और लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0.09। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.09। अब इसकी वैल्यू 0.09 हो गई, और ये क्या है हमारे पास? 0.9 है। तो 0.9 डिवाइडेड बाई 0.09 है ना, 0.9 डिवाइडेड बाई 0.09। अब इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है कि आप इसको फ्रैक्शन में बदल लो। फ्रैक्शन में बदलोगे कैसे? 0.9 को ऊपर रखोगे और 0.09 को नीचे रखोगे। अब मैंने अपने कई लेक्चर्स में बताया है कि ऐसे केस में क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड में शिफ्ट कर लो, राइट साइड में 2 प्लेस से शिफ्ट कर लो। तो इधर अगर दो प्लेस से आप डेसिमल को बढ़ाओगे तो ऊपर भी आपको 2 प्लेस इधर खिसकाना पड़ेगा। अब भाई हमारे पास एक ही डिजिट है राइट साइड में, हमें तो 2 डिजिट चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 90/9। अब 9 दहा में 90, यानी 10 हमारा सही आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी एंड सी इज 5% मोर देन 150, देन बी इज इक्वल टू। देखो हमारे पास 3 संख्या हैं, ए बी एंड सी। नहीं 3 नहीं, 2 संख्या हैं, बी एंड सी। अब कह रहा है हमसे कि बी जो है वो 10% कम है सी से। तो सपोज करो, 1 मिनट ना, रुक जाओ, इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक। अब सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है बी एंड अनदर वन सी। 2 नंबर है हमारे पास बी एंड सी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी जो है वो सी से 10% कम है। 10% कम कहने का मतलब क्या हुआ? देखो ये जो बी है वो सी से 10% लेस है, और सी क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है वो 150 से 5% ज़्यादा है। तो मान लो यहाँ पे 150 है, इससे 5% ज़्यादा, 5% ज़्यादा, कम नहीं ज़्यादा। तो 5% का मतलब क्या हुआ? परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना आपको आता है ना। 150 का 5%, 5% निकालना है, यानी कि 5/100 परसेंटेज निकालने का ये तो तरीका है कि जितना परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखो और बटे 100, 5/100 है ना। तो 5% निकालोगे तो ये आएगा 7.5। इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 आएगा। अब ये क्या कह रहा है
कि सी जो नंबर है वो 150 से 5% ज्यादा है, यानी 150 प्लस 7.5 और ज्यादा है ना, तो ये सी कितना हो गया 157.5। ये तो सी की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, b इज इक्वल टू, हमसे b के बारे में पूछा है, c के बारे में नहीं पूछा है, तो ये मत कर देना भाई 157.5, ये कहीं आंसर भी नहीं, मतलब ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन ये आपको ट्रिक भी नहीं करना है वैसे भी। देखो तो अब क्या कह रहा है, इससे 10% लेस b है, तो 10% इसका आप निकाल लो, तो 157.5 इंटू 10/100, 10/100, 0 से 0 कैंसिल। अब एक 0 नीचे है तो एक डेसिमल पॉइंट आप इधर खिसका सकते हो, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.75। तो 15.75 ये इससे कम है, मतलब 157.5 में से 157.5 में से आपको घटाना है, कितना घटाना है 15.75, 157.5 माइनस 15.75, तो ये कितना हुआ 141.75, 141.75। इट मीन्स दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठप्पा लगा दे इस पे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन करने के बाद हम 10 क्वेश्चन कर चुके होंगे मैथमेटिक्स के, उसके बाद 10 और क्वेश्चन बचेंगे, और उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन बचेंगे लैंग्वेज के, जिसको बहुत जल्दी से हम निपटा लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। 5% ऑफ, 10% ऑफ 175 ग्राम्स। अब देखो यहाँ पे ऑफ वाली बात आ गई ना, तो 5% का मतलब क्या हुआ 5/100। जब भी परसेंट की बात आए आप बटे करके, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिख दो, तो 5/100। ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे हम, इनटू लिखेंगे। 10% मतलब 10/100। ऑफ की जगह पे यहां पे फिर से इनटू लिखेंगे। 75 ग्राम्स इंटू 75। अब देखो ये कितना हुआ, ये 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, नीचे कुल मिला के 3 0 बचेंगे। 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 375 बटे नीचे 3 0 बचे, तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 0 है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आप लगा सकते हो, 3 अंक खिसका सकते हो, तो 0.1 मिनट, कुछ यहाँ पे गलती कर दिया क्या मैंने, 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 2 37, ठीक तो है। तो क्या गलती हो रही है भाई, 5% ऑफ, 10% ऑफ 75 है, अच्छा, ये 175 है ना, छिप गया था, ठीक है, चलो 175 है, ये गलती नहीं भाई, 175। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन अब कर लो सिंपल, 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 2 37 हासिल 3, 5 × 5 = 3 8, 835, और नीचे जो है एक के बाद 3 0, तो 1000 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट अंतिम में छिपा हुआ होता है, तो नीचे चूंकि हमारे पास 3, 1 मिनट, मेरे ये सर के पीछे दिख रहा है क्या, रुको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा जूम करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नीचे 3 0 है, तो हम 3 डेसिमल प्लेस इधर खिसका सकते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.835, 0.835। कौन सा ऑप्शन है, देखो सही ऑप्शन कौन सा है भैया, सी ऑप्शन, 0.835 या होगा 875। अरे भाई मास्टर गुणा करने में गलती कर रहा है, 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 2 37 होगा ना, तो 875, 0.875, ठीक है, 0.875। ये आंसर कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सबसे सही आंसर है। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, बाकी 10 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी करके ही जाना आपको। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब देखो इसमें कुछ बच्चे ऐसा करेंगे ना कि 5-6 मिनट तो इसी में गंवा देंगे, लेकिन हमें टाइम बचाना है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ बात समझो ध्यान से। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स। हमसे क्या पूछ रहा है, रिजल्ट जो है हमें होल नंबर में चाहिए, लेकिन अब ये नंबर्स देखो कितने आने टेढ़े दिए हुए हैं, 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1। अब बच्चे अगर इसको सॉल्व करने लगे ना तो जीवन बीत जाएगा एग्जाम में ही, तो इसको सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से। देखो कैसे करना है, हमसे पूछा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमसे पूछी गई है यहाँ पे, तो हम क्या करें कि शुरू में ही अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। जैसे ये 49.6 है, ये लगभग किसके बराबर है, 50 के बराबर है, चलो यहाँ पे 50 हमने लिख लिया, इंटू 10.2 लगभग किसके बराबर है, 10 के बराबर है, चलो बहुत बढ़िया। 7.1 लगभग 7 के बराबर है, 29.7 ये लगभग 30 के बराबर है, माइनस 5.1 लगभग 5 के बराबर है, एंड 20.1 ये लगभग 20 के बराबर है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। कैसे, ये 50 दहा में 500
माइनस 7 3 21, ये 210 हो गया, माइनस 5 दूना 10 यानी ये 100 हो गया। तो 500 माइनस 310 कितने हुए? 190। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है ना। आसान क्वेश्चन था ना, 190। अब देखो इसमें एक ट्रिक आप समझो कि अगर ऑप्शंस जो है ना अगर बहुत नज़दीक नज़दीक होते जैसे 190 है, 192, 195, 200, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ता, मजबूरी होती है, आपके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं। लेकिन मैंने क्यों इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया? क्योंकि ऑप्शंस जो है बड़े दूर दूर है, 390, 290, 209, 190 है ना। तो इसलिए हमने ये वैल्यूज जो है ना 49.6, इसको जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली हमने। 10.2 की भी अप्रोक्सीमेशन इसका भी हमने निकाल लिया, मतलब सभी जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं सबका अप्रोक्सीमेशन हमने निकाल लिया और बाकी इसको आसानी से सॉल्व कर दिया। आंसर आ गया 190। डी ऑप्शन पे ठप्पा लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, A park is 1500 meter long and 750 meter wide. A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time will he take at the speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर? अब देखो इसमें क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। एक पार्क आपके पास है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो वो कुछ 1500 मीटर लंबा है और 750 मीटर चौड़ा है। कितना है? इस तरह का कुछ पार्क है, 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा। अब एक साइकिलिस्ट को, साइकिल चलाने वाले को, इसके 4 राउंड लगाने हैं ना, 4 चक्कर इस पार्क लगाने हैं टोटल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर वो 4.5, कितना स्पीड दिया है? 4.5, यस। अगर वो 4.5 की स्पीड से ये चारों चक्कर लगाता है तो कितना टाइम उसे लगेगा? तो सबसे पहले टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टाइम का फॉर्मूला सभी को पता है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो हमें पता है, कितनी है स्पीड? 4.5। चलो गुरुजी ये तो पता है स्पीड। अब डिस्टेंस कहाँ से निकालें? डिस्टेंस आपको कैसे निकालना है? इसका पूरा पेरीमीटर निकालना है, मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप निकालोगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला आसान सा है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई L प्लस B है ना। तो 2 इंटू L कितना दिया हुआ है? 1500 और B कितना दिया हुआ है? 750। ये कितना हो गया बच्चे बताओ? 7 5 12 यानी ये 2250, 22 दूनी 4400, यानी ये हो गया 4500, 4500। अब ये ध्यान से देखना, ये मीटर में है ना, ये मीटर में है। और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, देखो किलोमीटर में कन्वर्ट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो स्पीड दी हुई है वो है 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो भी किलोमीटर पर आवर में होगा तो आसानी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बात आ रही है समझ में? चलो, तो इस तरह से हमें डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही निकालना है। तो 4500 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 1000 से भाग देंगे। 3 जीरो है नीचे तो डेसिमल पॉइंट 3 अंक के बाद यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 4.5 किलोमीटर। यानी एक चक्कर लगाने में, साइकिलिस्ट को एक चक्कर लगाने में कुल मिलाकर के 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? 4.5 किलोमीटर। अब हमें लगाना है 4 चक्कर, तो 4 चक्कर के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन आप मत करना, मैं बताता हूँ अभी क्यों, आगे बताऊँगा। 4.5 इंटू 4 ये टोटल डिस्टेंस हो गई। मतलब जितना 4 राउंड लगाने में जितना भी डिस्टेंस साइकिलिस्ट को कवर करना पड़ेगा वो पूरी की पूरी डिस्टेंस ये 4.5 इंटू 4 हो गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप मत करना, बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपको निकालना है टाइम, निकालना है ना, आपको इससे दूरी से तो मतलब है नहीं, ये तो बस हमारा तरीका है निकालने का टाइम, तो दूरी से हमें मतलब है नहीं। स्पीड हमारे पास पता है, स्पीड कितनी है? 4.5 है। तो टाइम निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमने ये माना 4.5 इंटू 4 और स्पीड कितना है? 4.5। आप समझ ही गए होगे मैंने क्यों कहा था कि मल्टीप्लाई मत करना। 4.5 से 4.5 कैंसिल हो गया, कट गया। अब मल्टीप्लाई करते तो फिर से भाग देना पड़ता, तो मल्टीप्लाई कभी कभी मल्टीप्लाई नहीं करना भी सही होता है। तो 4.5 से 4.5 कैंसिल हो गया, टाइम इज इक्वल टू 4। अब 4 क्या है? मिनट है, सेकंड है, और है मतलब घंटा है, क्या है बताओ? ये है 4 घंटे। 4 घंटे, क्योंकि हमने तो हमारी स्पीड कितनी है? हमारी स्पीड कितनी है? 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो भी हमारा घंटे में ही आएगा। तो यानी कि 4 घंटे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलो भाई, तो इस तरह से हमने 52 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, घबराना नहीं है।
1/4 ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, 53rd क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1/4, एक मिनट, चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 1/4 of birds of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest. Remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? अब देखो पक्षियों की बात हो रही है तो कर लेते हैं भाई थोड़ी बात पक्षियों की भी। 1/4 ऑफ द बर्ड्स, अब देखो मान लो कि हमारे पास कुल जो चिड़िया है वो x है। अब 1/4 यानी x/4, ये कहाँ टहल रही हैं, ये जो है घूम फिर रही हैं कहाँ पे, नदी के किनारे। 1/4 जो है नदी के किनारे घूम रही हैं, और x और 1/5 ये घोंसले में अपने बैठे हुई हैं। तो टोटल हमारे पास पक्षियों की संख्या थी x में से, मतलब x/4 ये नदी के किनारे घूम रही हैं, बाकी x/5 ये घोंसले में बैठी हुई हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जरा जोड़ लो, आप जोड़ो x/4 प्लस x/5, ये कितना हुआ, 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 20, और 4 का जब आप डिवीजन करोगे फिर 20 में तो 4 × 5 = 20, तो यहाँ हो गया ऊपर 5x, और प्लस अगर आप इसका डिवीजन करोगे 5 का भाग दोगे 20 में तो 5 × 4 = 20, यानी ऊपर आप लिख सकते हो 4x। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया 9x/20, ये 9x/20 ये टोटल हो गया। मतलब जो पक्षी नदी के किनारे घूम रही हैं उनकी संख्या प्लस जो घोंसले में बैठी हुई हैं उनकी संख्या, दोनों मिलाकर के 9x/20 हो गया। अब बाकी आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। अब देखो तीन जगह पे ये चिड़िया हैं टोटल, एक तो घोंसले में बैठी हुई है, एक जो है नदी के, मतलब एक पार्ट जो है नदी किनारे घूम फिर रही हैं, टहल रही हैं, और एक मतलब क्या भोजन की तलाश में गई हुई हैं। तो अगर ये जो नदी के किनारे चिड़ियाँ हैं और घोंसले में बैठी हैं उनकी संख्या 9x/20 है, तो बची कितनी, टोटल कितनी थी, टोटल थी x, और x में से हमें घटाना है 9x/20, है ना। x में से 9x/20 घटाना है, तो 20 का इधर आप गुणा कर दो तो ये 20x माइनस 9x/20 हो जाएगा, तो ये हो गया 11x/20, यानी बची हुई चिड़िया की जो संख्या है वो है 11x/20। और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो चिड़िया बची हैं, यानी जो भोजन की तलाश में इधर उधर निकली हुई हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 22 बर्ड्स आर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड। तो ये जो चिड़िया है इनकी संख्या कितनी है, 22 है, और यहाँ इक्वेशन से हमारे पास निकल के आया कि 11x/20, ठीक है। तो इसको बराबर कर देंगे, 11x/20 इज इक्वल टू 22। अब देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें पता लगाना है कि चिड़ियों की कुल संख्या कितनी है। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे अगर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11/20 है ना, ध्यान से देखो ये 11/20 है, इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 20/11 हो जाएगा। तो 22 तो पहले से ही है, इंटू 20/11, ठीक है, 20/11। अब ये हो गया 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 40। और x हमने क्या मान रखा था कि कुल चिड़ियों की संख्या जो है x थी, यानी कुल चिड़ियों की संख्या जो है 40 थी। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, ये ज़रूरी है, क्वेश्चन समझ में आना आपको ज़रूरी है। बाकी भले थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, अभी तो जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित बॉट ए टेबल फॉर ₹1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयरिंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ही सोल्ड, एक मिनट, ही सोल्ड इफ फॉर, अरे भाई यहाँ पे तो इफ़ ही सोल्ड फॉर रहना चाहिए ना, क्या टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो इफ़ ही सोल्ड फॉर ₹1680 हिज प्रॉफिट और लॉस। देखो क्या कह रहा है कि अमित ने एक टेबल 1200 में खरीदा, ठीक बात है, अच्छी बात है, 1200 में टेबल खरीद लिया। इसके बाद ये टेबल थोड़ी टूटी फूटी हुई थी, तो इसको इसने 200 रुपये खर्च किए रिपेयरिंग पे। तो टोटल इसका कॉस्ट कितना आया, मतलब 1200 में खरीदा और 200 रुपये रिपेयरिंग पे लगा दिए, तो टोटल कॉस्ट कितना आया, 1200 + 200 यानी 1400 रुपये इसको टोटल खर्च करने पड़े। अब इसने क्या किया, 1680 रुपये में इसको बेच दिया, ठीक है, 1680 रुपये में इसको बेच दिया। तो सीधे सीधे बच्चों आप क्या बता सकते हो कि इसका फ़ायदा कितना हुआ, 1680 रुपये में बेचा और टोटल इसको कीमत लगानी पड़ी थी, यानी खरीदने में और बनवाने में वो 1400 रुपये। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, आप यहाँ से सीधे देख सकते हो कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1680 माइनस 1400, तो ये हो गया 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसको, ठीक है। अब 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, हमसे पूछ रहा है हिज प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ध्यान रखो
ये यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि 200 का प्रॉफिट हुआ, 100 का हुआ, 50 का हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दी हुई हैं। आपसे ये पूछा गया, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये करते हैं प्रॉफिट बाई सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, जितनी कीमत उसको लगानी पड़ी खरीदने में, तो P अपॉन CP इंटू 100, ये परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अभी हमने प्रॉफिट निकाला कितना? 280। एक मिनट, यहाँ पे 280 आएगा ना प्रॉफिट, अरे छोटी मोटी गलती मत करो मास्टर भाई। तो 1680 माइनस 1400, ये 280 प्रॉफिट आया, और टोटल उसकी कीमत लगी थी 1400, उसने खर्च किए थे। तो देखो यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया, रुक जाओ, हाँ 280 प्रॉफिट आया, 280, और बटे कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस थी 1400, यानी 1200 में उसने खरीदा था और 200 रुपये खर्च किया, तो उसको भी हमें जोड़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो 1400 इंटू 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 दूना 28, यानी 20%, ये 20% हमारा प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है? 20% ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, 54th का डी, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉफिट, लॉस नहीं आपको टिक करना है, 20% लॉस भी दिया हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है इसमें। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एक मिनट थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाए और आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करना है आपको, ऐसा नहीं है कि बस कहानी की तरह इस वीडियो को देख लेना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, सॉल्व करते चलना। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर if the side of the square is 16 meter and length of the rectangle is 18 meter, the breadth of the rectangle is, कह रहा है कि एक स्क्वायर है आपके पास, इस तरह से कुछ स्क्वायर, और एक रेक्टेंगल है, एक मिनट ऐसे नहीं, इस तरह से स्क्वायर है और एक इस तरह का कुछ रेक्टेंगल है आपके पास। आपसे कह रहा है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो सेम है, पेरीमीटर मतलब आउटर जो बाउंड्री है वो सेम है पेरीमीटर का, ठीक है चलो मान लिया सेम है। कह रहा है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर, तो अगर स्क्वायर है तो ये 16 है, तो क्या ये भी 60 होगा? जी बिल्कुल, ये 16 होगा, हाँ जी ये भी होगा, ये भी होगा 16। तो पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर क्या होता है? 4a होता है ना, तो 4 इंटू 16, तो बराबर ये क्या हो गया? पेरीमीटर 16 चौके 64 मीटर, 64 मीटर, ये तो पेरीमीटर हो गया किसका? स्क्वायर का पेरीमीटर। अब हमसे ये कह रहा है कि जितना पेरीमीटर इसका है उतना ही पेरीमीटर इसका भी है ना, जितना पेरीमीटर इसका है उतना पेरीमीटर इसका भी है। अब तो अगर इसका पेरीमीटर 64 है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? ये भी 64 ही होगा। चलो भाई बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो 18 मीटर है तो ब्रेड्थ इसकी हमें निकालनी है। तो ये लेंथ जो है यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 18 मीटर, ठीक है। अब मान लो इसकी ब्रेड्थ हमें नहीं पता है तो इसको बी मान लो, बी फॉर ब्रेड्थ। अब आपको पता है कि इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें पता है कि 64 स्क्वायर का पेरीमीटर था और 64 ही पेरीमीटर इसका भी है, क्योंकि दोनों कह रहा है बराबर है, तो 64 पेरीमीटर इसका भी है। अब देखो पेरीमीटर की जगह P की जगह हम 64 लिख देंगे, 2 इंटू L कितना है? लंबाई हमें दी हुई है 18, यहाँ से देखो आप 18, तो 2 इंटू 18 प्लस B हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, तो 2 इंटू 18 प्लस B। आगे चलते हैं भाई, आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो ये 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 18, ये कितना हुआ? ये 18 दूना 36 हो गया, प्लस 2 इंटू बी भी, अंदर बी भी करेंगे हम, तो 2b ये हो गया, ठीक है। तो 2b प्लस 36 इज इक्वल टू हो गया 64। अब आगे चलते हैं 64। अब 36 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस 36 इज इक्वल टू 2b हो गया ये, ठीक है, 2b हो गया। ये कितना हुआ? 28, यानी कि 28 इज इक्वल टू 2b हो गया। तो अगर b की वैल्यू मुझे निकालनी है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 से इसमें भाग दे दूंगा, तो 2 का 28 में भाग दूंगा तो 14 आ जाएगा। 14 इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई 14, यानी हमारा जो चौड़ाई है रेक्टेंगल का वो आ जाएगा भाई 14 मीटर। ये 14 मीटर हमारा रेक्टेंगल का चौड़ाई हो गया। ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलो भाई, सो ए पर ठप्पा लगा देते हैं, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है 55 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51st। देखो स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा लीपापोती हो गई है, तो मैं इसको साफ करके फिर वापस से रिकॉर्ड करता हूँ पॉज करके, ठीक है।
चलो भाई आ जाओ वापस 56 क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं मैथमेटिक्स के, तो इसको भी कंप्लीट करके ही जाना है। उसके बाद तो लैंग्वेज का सेक्शन है, बहुत आसान सेक्शन, और बहुत जल्दी हम लोग उसको कवर भी कर लेंगे। देखो 56 क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। अब देखो इसमें एक मेजरमेंट, दो मेजरमेंट जो दिए हुए हैं वो मीटर में दिए हुए हैं और एक मेजरमेंट आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि सारे के सारे मेजरमेंट किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। तो देखो सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में ही सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो ईंट की साइज है, ब्रिक की साइज है, वो सेंटीमीटर में हमें दे रखा है। जैसे एक दीवार आपको खड़ी करनी है, इसमें आपको ईंटें लगानी है, जैसे ये छोटी छोटी ऐसे ईंटें लगानी है आपको। दीवार की साइज दे रखी है 8 मीटर लॉन्ग है, लंबाई दीवार की 8 मीटर है। सपोज ये लंबाई है तो ये 8 मीटर है, ठीक है। और ऊंचाई है 6 मीटर, ये ऊंचाई है 6 मीटर। और जो दीवार की मोटाई होगी ना, मतलब विड्थ, दीवार जितनी मोटी होगी वो है 25 सेंटीमीटर। तो पहला मीटर में दिया हुआ है 8 मीटर, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूं तो आप जानते हो बच्चों कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 8 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो बात सही है? हाँ जी। 6 मीटर ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ठीक है। मोटाई जो होगी, दीवार की मोटाई, अगर मैं उसको कुछ यूं बनाऊं ऐसे, तो दीवार की जो मोटाई होगी ना वो दी हुई है हमें कितनी, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसको भी लिख लेते हैं 22.5 सेंटीमीटर, ये दीवार की मोटाई हो गई। अब हमसे ये पूछा है कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। अब ईंटों की साइज भी दे रखी है, देखो 25 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो हमें करना कुछ नहीं है, दीवार का आयतन निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई LBH, सीधा LBH लिख देंगे। लंबाई कितनी है, लंबाई देखो, लंबाई है आपकी ये, मतलब कुल मिलाकर के बात ये है ना कि तीनों डायमेंशंस आपको लिखनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब वो जो भी हो, तो एक तो दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर, आपको इससे मतलब नहीं है इसमें कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, इससे मतलब नहीं है। बस आपको तीनों डायमेंशन लिख देनी है। 800 सेंटीमीटर एक है 600 सेंटीमीटर और एक है 22.5, ठीक है। चलो तो ऊपर ऊपर आप यहाँ पे लिख दो 800 इंटू 600 इंटू 22.5। अब ईंटों की जो डायमेंशन है, मतलब ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है जो ना, उसको नीचे लिख दो आप। तो 25 सेंटीमीटर, देखो ईंट की लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई 11.25 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो उसको भी नीचे लिख दो। 25 यहाँ पे 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर। अब कितनी ईंटें लगेंगी ये कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हो। 11.25 है, इसका भाग इसमें 2 मरतबा जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 0.5 का 2 बार गुणा करोगे तो 0.25 का 2 बार गुणा करोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे 100 बचा, 100 गुणे 6 600, ठीक है। अब ये इस 25 से भाग दोगे 800 में, तो 25 चौके 100 यानी ये 32 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग देके देख लेना 32 आ जाएगा यहाँ पे। 32 इंटू 2 ये हो गया 64 इंटू 100, तो 6400 यानी कुल मिलाकर के 6400 ईंटें लगेंगी इस दीवार को बनाने के लिए। इस दीवार को बनाने के लिए 6400 ईंटों की आवश्यकता है, यानी सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम करता हूं, आप इसे पढ़ो पहले, आप खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर वीडियो आगे देखना, लेकिन सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो इसको। We reached our destination at 2:45 p.m. after traveling 4 whole 1/2 hour. When did we start? कह ये रहा है कि हम अपने गंतव्य पे पहुंचे, जहां हमें जाना था डेस्टिनेशन पे, वहां हम 2:45 पे पहुंचे। 2:45 PM है, यानी कि दोपहर के बाद के टाइम की बात हो रही है। 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग 4.5 आवर, यानी 4.5 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो हमने स्टार्ट कब किया था, ट्रैवल करना स्टार्ट कब किया था। अब ये कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। कैसे करेंगे बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, मतलब टाइम वाले क्वेश्चन, कैलेंडर वाले क्वेश्चन, तो आप एक घड़ी अपने दिमाग में इमेजिन करो। जैसे कि मान लो अगर ये घड़ी है तो 2:45 कुछ यहाँ बजेगा, 2:45 है ना, मतलब 3 के थोड़ा सा पहले,
3 से 15 मिनट कम है ना 2:45, तो 3 से थोड़ा सा पहले ये 2:45 कुछ यहाँ पर बजेगा। और इससे अगर आप 1 घंटे पहले जाओ तो 1:45, 2 घंटे पहले जाओ तो 12:45, ठीक है, और 3 घंटे पहले जाओ तो 11:45, 4 घंटे पहले जाओ तो 10:45, ठीक है। अब देखो ये मैं एक एक घंटे का इंक्रीमेंट क्यों कर रहा हूं, देखना जरा। हमसे क्या कह रहा है कि 4.5 घंटे ट्रेवल करने के बाद हम जो है 2:45 पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो अगर मैं 4 घंटे मानूं, 2:45 से 4 घंटे पीछे जाऊं तो मैं पहुंच जाऊंगा 10:45 पे, ठीक है। मुझे कितना कम करना है, 4.5 घंटे। अभी तो हमने केवल 4 ही घंटे कम किए, तो 10:45 में से आधे घंटे और कम कर दो। 4 तो हमने पहले ही कम कर रखे हैं, आधे घंटे और कम कर दोगे तो 4.5 घंटे पीछे हम चले जाएंगे, पीछे टाइम में। तो इसमें से आधे घंटे और घटाओगे यानी 30 मिनट और घटाओगे, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट और 4 होल 1/2 लिखा हुआ है ना, यानी कि 4 घंटे ये और आधे घंटे ये, 4.5 घंटे। 4 घंटे हम पीछे ऑलरेडी जा चुके हैं, आधे घंटे और यानी 30 मिनट इसमें से और घटा दो -30, तो ये 10:15 यानी 10:15 AM पे हम चले थे। ध्यान रखना PM नहीं लिखना है, क्योंकि PM मतलब यहाँ पे दोपहर के बाद का टाइम होता है ना, यहाँ के बाद ये PM आप लिखोगे और इसके पहले का टाइम AM लिखोगे, तो 10:15 AM। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। 10:15 AM, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है 10:15 AM, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये होता है ना कि AM की जगह पे PM भी दे देगा, और आप तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि AM लिखूं PM लिखूं, अगर आपको पता नहीं होगी ये बात कि दोपहर के पहले का टाइम AM, दोपहर के बाद का टाइम PM। तो 10:15 AM, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 57 क्वेश्चन कर लिए, क्या बात भाई। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं 3 क्वेश्चन। 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज, क्या है भाई। 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो ना, आसान सी चीज़ है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें। देखो 2 से पहले हम काटेंगे इसको, तो ये हो गया 320, फिर 2 से काटेंगे तो 160, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा 80, फिर 2 से भाग देंगे तो 40, फिर 2 से भाग देंगे तो 20। अब ऐसे तो कर ही सकते हो ना, बहुत आसान सी चीज़ है। तो फिर 2 से भाग दोगे तो ये 10, फिर 2 से भाग दोगे तो 5, और एक बार और 5 से भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा नीचे। अब 2 कितनी बार आया है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया है, और लास्ट में एक बार 5 आया हुआ है। देखो भाई किस में है, आई थिंक डी ऑप्शन में ही ऐसा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5, हाँ जी बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी पर ठप्पा लगाते हैं, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59th क्वेश्चन एंड I can say second last question better I should say, second last question. In how many years does the sum of rupees 1200 become rupees 1800 at the rate of simple interest of 5% per annum? अब देखो ये ब्याज वाला सवाल है। क्या कह रहा है कि कितने साल में, कितने ईयर्स में 1200, अगर 1200 हमारा प्रिंसिपल है तो वो 1800 हो जाएगा, कितने रेट से, 5% की रेट से। अब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप सभी को पता है, कितना है बताओ, क्या है फॉर्मूला, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, SI = PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल, यानी जो हमारा मूलधन था, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल है 1200 रुपए, यानी 1200 रुपए की बात हो रही है कि कितने साल में ये जो 1200 रुपए है ये 1800 रुपए हो जाएगा, है ना। तो 1200 रुपए से बढ़कर के ये 1800 हो गया, यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ, वृद्धि कितने की हुई, 1200 में 600 और जोड़ दोगे तो 1800 हो जाएगा, तो यानी 600 रुपए बढ़ गए। और ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है ये क्या है, यही तो भाई SI है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, यही तो ब्याज है। तो SI जो है हमारा आ गया 600, राइट। और हमारे पास P यानी कि प्रिंसिपल है 1200, तो देखो SI की जगह पे हम लिखेंगे 600 और प्रिंसिपल हमारा है 1200। R मतलब रेट हमसे पूछा गया है, तो क्या मेरे पास रेट है, हाँ जी बिल्कुल 5% ये दर है, ब्याज की दर है। तो 5% रेट अगर है तो मैं 5% यहाँ पे लिख दूंगा × 5। टाइम तो हमसे पूछा गया है, तो टाइम तो हमें पता नहीं है, /100, ठीक, /100। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 12 पंजे ये 12 पच्चे ये हो गया 60, मतलब इसकी जगह पे मैं 60 लिख सकता हूँ, 12 पच्चे 60, इसकी जगह पे 60, ठीक है। तो 16 × T, 600 = 60 × T हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं 60 से इसको डिवाइड कर दूं तो 60 10 में 600, यानी कि यहाँ 10 आ गया, यानी 10 = T,
टी, यानी टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स। 10 साल पूरा टाइम हो गया, यानी कि 10 साल में 1200 रुपये 5% की रेट से 1800 रुपये बढ़ करके हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, हाँ लास्ट क्वेश्चन, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम बढ़ेंगे लैंग्वेज पे। तो देखो बहुत आसानी से हमने लगभग कवर करने वाले हैं 2 सेक्शन, अभी कवर पूरा नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। दो सेक्शन कवर करने के बाद एक लास्ट लैंग्वेज वाला सेक्शन बचेगा। तो बहुत ही धीरज के साथ आपको पूरा का पूरा वीडियो देख कर ही जाना है, बीच में नहीं छोड़नी है वीडियो, क्योंकि एग्जाम आपका है, मेहनत आपको करनी है। लास्ट क्वेश्चन 140.75 इंटू 0.01। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जब भी 1 से हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे उसमें डेसिमल हो ना हो अलग बात है, 1 से कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू तो वही रहती है, और अगर डेसिमल होता है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डेसिमल भी हम इधर उधर खिसका देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ है ना, 2 अंक के बाद, 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 डिजिट डेसिमल को इधर खिसका देंगे, तो डेसिमल उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा ये डेसिमल उठ करके, देखो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल उठ करके, है ना। तो ये हो जाएगा 1.4075 सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखा, इस तरह से हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, और उससे भी बड़ी बात है कि हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए, मैथ्स का और मेंटल एबिलिटी का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम सॉल्व करेंगे कौन सा सेक्शन, लैंग्वेज वाला सेक्शन। आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए लैंग्वेज वाला सेक्शन भी इंग्लिश में ही है, हालांकि ये हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में रहता है। लैंग्वेज टेस्ट ये है, टोटल 4 पैसेजेस होंगे हमारे पास, हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन को हमें बहुत ही जल्दी से सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूं, हर वीडियो में अपने आपको बताता हूं, जब भी मैं पैसेज आपको सॉल्व करवाता हूं, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बात गूंजनी चाहिए कि ये जो है मार्क्स गेनिंग मतलब सेक्शन है। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम भी कम लगता है, और इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो इसको आप पहले सॉल्व किया करो। दूसरी बात कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करने बैठो तो ये नहीं कि पहले पैसेज पढ़ने लगो, खूब ध्यान से एकदम गहराई में पैसेज पढ़ने लगो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले एक नज़र क्वेश्चन पर डालनी है कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, ताकि एक आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या मतलब क्या ढूंढने की कोशिश की जा रही है इस पैसेज में। तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार एक नज़र में देखेंगे, ये नहीं बहुत डीप में पढ़ना नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डैश इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रियल एजुकेशन, मतलब अगर कोई रियल एजुकेशन पाना चाहता है तो क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का सिनोनिम क्या है, पर्यायवाची क्या है। चलो जी, इसको हमने थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया। विजिटिंग द सेंटर्स वॉज कंसिडर्ड हॉली इन एंशिएंट इंडिया, मतलब विजिटिंग द डैश, यहाँ डैश है, इसको भरना है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स है। विजिटिंग द डैश सेंटर्स मतलब कौन से सेंटर को विजिट करना, मतलब एक मिनट क्या लिखा हुआ है, वॉज कंसिडर्ड होली, मतलब ये बहुत अच्छा समझा जाता था किस प्रकार के सेंटर्स को विजिट करना। ये क्वेश्चन हमें ढूंढना है पैसेज में। पीपल हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे डैश ए लॉट, मतलब लोग ऐसा क्या करते हैं कि लोगों में एकता की भावना जगती है, हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ सेज इज ए पर्सन हु इज। सेज के बारे में पूछ रहा है कि सेज किसे बोलते हैं, कौन से पर्सन को, किस प्रकार के आदमी को सेज बोलते हैं। तो इस तरह 5 क्वेश्चंस पे हमने ध्यान दिया। अब पैसेज पढ़ेंगे, अब मजा आएगा देखना। अब जैसे जैसे हम पैसेज पढ़ते जाएंगे हमें क्वेश्चंस अपने आप मिलता जाएगा। देखो कैसे, ट्रेवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एजुकेटिव, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, पहले क्वेश्चन का नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। वो कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। पीपल हैव ट्रेवलिंग विजिटिंग द सेंटर्स, ये नहीं है, नहीं इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन आगे एक मिनट देखते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बिन रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, किसके बारे में बात की जा रही है, ट्रेवलिंग के बारे में बात की जा रही है, यात्रा के बारे में बात की जा रही है, कि इसे हमेशा हम एक पार्ट ऑफ एजुकेशन समझते हैं, हमेशा से समझा जाता रहा है। इन यूरोप a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. अब आगे पढ़ते हैं। In ancient India also sages understood the great value of traveling. They made it a pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. यहाँ से एक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा है, they made it a pious duty to visit
विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स। कौन से सेंटर में विजिट करना पड़ता था? पिलग्रिम सेंटर्स। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन, आई थिंक या 64th क्वेश्चन, 64th नहीं, कौन सा, 63rd क्वेश्चन। हाँ देखो, विजिटिंग द सेंटर्स वॉज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। कौन सा सेंटर? पिलग्रिम सेंटर, यानी बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है 63rd का। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं पैसेज को। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, दिस एनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग इंडियंस। मतलब भारतीयों में एकता की भावना जागृत होती थी, किस चीज से? ट्रैवलिंग से, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज जो है वो ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इससे हमारा पहला आंसर भी मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू के बाद डैश है, तो डैश की जगह क्या आएगा? ट्रैवलिंग, टू ट्रैवल। इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। देखो यहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया। इट हैज ऑलवेज, एक मिनट, हाँ, इन यूरोप, यहाँ देखो, इन यूरोप अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही वाज ट्रेवल थ्रू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप में एक आदमी को तभी एजुकेटेड माना जाता था जब वो बहुत सारे देश में घूम चुका होता था, तभी उसको रियल एजुकेशन मिली है, ये समझा जाता था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, पर यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो कि इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस आंसर पे, मतलब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप फंस गए हो, आपको मतलब थोड़े कंफ्यूजन में हो कि क्या इसमें ट्रिक करूं, तो पूरा पैसेज ट्रैवलिंग पे बेस्ड है। ऑप्शन देखो, एक है स्टडी, एक है वर्क, एक है मेडिटेट, और एक ऑप्शन है ट्रैवल। तो कौन सा ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का मारना है, ट्रैवल, क्योंकि पूरा पैसेज जो है ट्रैवल से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे पैसेजेस में आप ध्यान दिया करो कि अगर आपको आंसर नहीं भी मिल रहा है तो पैसेज को लिंक करने की कोशिश किया करो कि किस चीज़ से जो है ये लिंक्ड है और किस चीज़ के बारे में पैसेज है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस पे आप टिक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल मतलब क्या होता है? इंजॉयमेंट जिसमें हमें ज़्यादा मिलती है, मतलब थोड़ा थ्रिलिंग वर्क जो होता है उसको हम रिक्रिएशनल बोलते हैं। तो ये तो सिनोनिम है, तो आपको याद होना ही चाहिए, ये पैसेज में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो रिक्रिएशनल का मतलब होता है थ्रिलिंग, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd हमने कर ही लिया। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विथ अदर्स इफ दे ट्रेवल ए लॉट। ये पैसेज जो है ट्रेवलिंग के बारे में है। तो जब लोग ज़्यादा भ्रमण करते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, यात्राएं करते हैं, तो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें जो है एकता की भावना का एहसास होता है। तो यही लास्ट में दिया हुआ है। देखो लास्ट में दिस इनकरेज्ड, मतलब दिस मतलब किसकी तरफ ये रेफर कर रहा है? क्या इस चीज़ को इनकरेज करता है? ट्रेवलिंग, है ना। ट्रेवलिंग इनकरेज्ड द फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग इंडियंस। मतलब इंडियंस में ये जो एकता की भावना है उसको ये बढ़ावा देता है ट्रेवलिंग। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, इसका भी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट वन, अ सेज इज ए पर्सन हु इज। अब पैसेज में देखो सेज, देखो ये पैसेज थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कठिन था। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आई थिंक ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर रिक्रिएशनल वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, आपको याद होना चाहिए कि रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है, तभी तो आप बताओगे, है ना। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि सेज कौन होता है, किस पर्सन को हम सेज बोलेंगे। तो ये भी पैसेज में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे पैसेज बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के पैसेज भी पूछे जाते हैं, थोड़े से कठिन, तो आपको ध्यान देना है। सेज किसको बोलते हैं ना, जो ऋषि मुनि होते थे हमारे, उन्हें हम सेज बोलते हैं। तो ऋषि मुनियों के पास क्या होता था, वो उनके पास विजडम ज़्यादा होती थी, ज्ञान ज़्यादा होता था, है ना। तो सेज ई पर्सन हु इज लर्न का मतलब उसके पास, उसने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो ए ऑप्शन ही सही होगा। फ्री नहीं, विक्ट नहीं, स्मार्ट नहीं, ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। लर्न यानी उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उसने बहुत कुछ सीखा हुआ है, सेज, ए ऑप्शन करेक्ट वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। अगला पैसेज पढ़ेंगे हम, और ये थोड़ा आसान पैसेज है। सबसे पहले हर बार की तरह हम क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे। हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज, हेमा अपने बेड पर लेटी थी, क्यों लेटी थी अपने बेड पर, इसका हमें आंसर ढूंढ निकालना है। शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लोथ्स बिकॉज, वो कोई कपड़े नहीं पहन सकती थी, क्योंकि क्या कारण था कि वो कपड़े नहीं पहन पा रही थी, मतलब कुछ ऐसा रीजन था। द सिनोनिम ऑफ वर्ड अमेजिंग का सिनोनिम क्या है, ये आपको ढूंढना है, मतलब बताना है। और हेमा कैसी लड़की है, ग्रीडी है, चैरिटेबल है, सेल्फिश, मिजरली, ये तो पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। एंड लास्ट वन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेटेड इज, डोनेटेड का अपोजिट वर्ड हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलो पैसेज पढ़ते हैं और तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाई
क्योंकि हमने आंसर्स देख लिए हैं, आंसर्स नहीं क्वेश्चन देख लिए हैं, तो एक बार की हमें पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। हेमा ले ऑन हर बेड स्टेयरिंग एट द स्टार्स स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ द रूम। हेमा अपने बेड पर लेटी थी, अपने सीलिंग पे जो है स्टार्स को देख रही थी जो चिपकाए गए थे। शी वॉज अपसेट एज नन ऑफ द क्लॉथ सीम टू फिट हर। वो अपसेट थी क्योंकि जो कपड़े थे उसको फिट नहीं हो रहे थे। शी वोर देम अगेन एंड अगेन बट दे वर इधर टू टाइट और टू शॉर्ट। उसके कपड़े या तो छोटे हो चुके थे या तो ज़्यादा टाइट थे। अ कबोर्ड फुल ऑफ द क्लोथ्स एंड शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ देम। एक पूरी अलमारी जो है कपड़ों से भरी हुई है लेकिन वो एक भी पहन नहीं सकती। शी देन हैड ए ब्राइट आइडिया। उसके पास तभी अचानक एक आइडिया आया। हर आइज लिट अप एंड शी रैन टू हर मदर्स रूम। उसकी आंखें चमक उठी और वो अपनी भागी अपनी माँ के पास गई। उसने कहा कि माँ आई नीड न्यू क्लोथ, मुझे नए कपड़े चाहिए। सी सेड बट ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी। लेकिन तभी जब मैं अपने सारे कपड़े चैरिटी में दे दूँ। नो मोर अमेसिंग ऑफ क्लॉथ्स, मतलब अब ज़्यादा कपड़े मुझे जमा नहीं करने हैं। यहाँ से एक आंसर हमें मिल रहा है। अमेसिंग का मतलब क्या है कि ज़्यादा कपड़े जमा नहीं करने हैं। तो यहाँ देख सकते हो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमेसिंग इज। अमेसिंग का मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है? कलेक्टिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब तो बांटना होता है। गिफ्टिंग मतलब किसी और को गिफ्ट करना, तो ये भी नहीं होगा। शेयरिंग मतलब दूसरे का साझा करना, ये भी नहीं होगा। अमेजिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। इस पर ठप्पा लगा देते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं, पैसेज को आगे पढ़ते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन भी, पहला आंसर भी हमें मिल गया है। हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज क्या है, वॉज वंडरिंग व्हाट टू वियर। वो सोच रही थी कि क्या पहने। बी ऑप्शन क्या है, लाइक लुकिंग एट द स्टार्स। स्टार को देखना उसे पसंद था, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। वॉज टायर्ड, थकी हुई थी, नहीं जी थकी नहीं हुई थी। वॉज ए लेजी गर्ल, आलसी बच्ची थी, नहीं। ए ऑप्शन ही सही है कि वो सोच रही थी कि क्या पहना जाए, उसके सारे कपड़े छोटे पड़ रहे थे उसे। तो ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। हर मदर स्माइल्ड एंड हग्ड हर। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। शी डिड हैव अ काइंड डॉटर। उसकी लड़की बहुत दयालु थी, उसे खुशी हुई। तो इस तरह से हमने पैसेज पढ़ लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर हमने ऑलरेडी ढूंढ निकाले हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं जिसके आंसर भी हम फटाक से ढूंढ निकालते हैं। शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लॉथ बिकॉज। अच्छा, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि वो कपड़े नहीं पहन पा रही थी क्योंकि दे वर नॉट फैशनेबल, वे फैशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। दे वर टू कलरफुल, वे ज़्यादा कलरफुल थे। शी डिड नॉट वॉट टू चूज़। अरे ये क्या है भाई, ऑप्शन में मुझे गड़बड़ी है। शी डिड नॉट नो, यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। शी डिड नॉट नो मतलब उसे पता नहीं था कि क्या चुनना चाहिए। नन ऑफ देम फिटेड हर, मतलब कोई कपड़े उसको फिट नहीं हो रहे थे। तो डी ऑप्शन ही सही है कि कपड़े उसे फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए वो बहुत चिंतित थे कि क्या पहना जाए। चलो अगला क्वेश्चन। हेमा इज ग्रीडी चैरिटेबल सेल्फिश मिजरली। हेमा कैसी लड़की है? लालची है? लालची तो नहीं है क्योंकि वो कपड़े डोनेट करने की बात कर रही है। सेल्फिश भी नहीं है, मिजरली ये भी नहीं है, चैरिटेबल ये है, वो दानशील है, दानी है। क्योंकि वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, लेकिन तभी जब मैं अपने सारे कपड़े डोनेट कर दूँ। ठीक, मतलब तो वो चैरिटेबल है, दानी है। बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड डोनेटेड। डोनेटेड का अपोजिट क्या होगा? डोनेटेड मतलब किसी को दे देना, डोनेट कर देना, दान कर देना। तो गिव भी मिलता जुलता ही वर्ड है, गिव मतलब देना। डिस्ट्रीब्यूट भी मतलब बांटना दूसरे को, तो ये भी डोनेट से मिलता जुलता ही है। स्पेंड, डी ऑप्शन, स्पेंड मतलब खर्च करना, मतलब ये भी देने वाली ही बात है। तो ए, सी एंड डी ये मिलते जुलते सारे वर्ड्स हैं, डोनेटेड के सिमिलर हैं, लेकिन आपको क्या सेलेक्ट करना है? अपोजिट सेलेक्ट करना है। तो बी ऑप्शन पे ध्यान दो, रिसीव मतलब पाना, रिसीव करना, लेना। तो डोनेटेड का उल्टा है रिसीव, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमने लैंग्वेज के भी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी आपकी झोली में कितने नंबर आ गए? 10 × 1.25, 12.5 नंबर आपके हो गए लैंग्वेज सेक्शन से। ठीक है, आगे चलते हैं। सिर्फ 10 और क्वेश्चन बचे हैं और इसको और जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। अब वीडियो खत्म ही होने वाली है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में आपका ये पेशेंस लेवल ही चेक किया जाता है, समझो। ठीक है, फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ। एक मिनट, मैं खुद गलती कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स। देखो ये पैसेज है फायर के बारे में, आग के बारे में, ये पूरा पैसेज है। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ इनमें से, मतलब ऑप्शंस में से, जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से क्या चीज़ फायर फाइटर्स के बारे में सही नहीं है। दे आर ब्रेव, मतलब ऑप्शन बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फायर फाइटर हैज़ टू प्रिपेयर एक्सटिंग्विश अ फायर इन। एक फायर फाइटर को कितने देर में तैयार होना पड़ता है जब आग लगती है? तो अ फायर फाइटर पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन्स मीन्स
एक फायर फाइटर, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है ये पूछा गया है। अ फायर फाइटर पुट देयर लाइव्स ऑन लाइन, ये चलो अपन पता करेंगे। आगे चलते हैं। टू ऑपरेट मैन्युअली मीन्स, मैन्युअली ऑपरेट करने का मतलब क्या है। लास्ट में द वर्ड अकर मीन्स द सेम एज, अकर वर्ड का क्या मतलब है ये हमसे पूछा गया है। चलो भाई पैसेज पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उसको नोट डाउन कर लिया है ताकि हमें याद रहे कि पैसेज में क्या ढूंढना है। ये नहीं कि पैसेज पढ़े जा रहे हैं बेमतलब का। देखो, फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स and billions of rupees each and every year. Firefighters helps protect people and their properties from injury and damage. They put their lives on the line. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन लास्ट में हमसे पूछा गया था कि दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन एवरी टाइम दे रिस्पॉन्ड टू ए कॉल। इसका क्या मतलब है? दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, इसका मतलब ये है कि वो अपनी जान हथेली पर रख करके लोगों को बचाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो दे पुट देयर लाइव्स ऑन लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत खतरे का सामना करते हैं वो लोग। देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। दे स्टैंड इन ए लाइन, नहीं, एक लाइन में खड़े होते हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं है, कहने का मतलब अलग है। दे फाइट फायर, ठीक बात है। दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, लेकिन ये देखो सी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है, वो अपने जान को खतरे में डालते हैं लोगों के लिए। दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, ये सही ऑप्शन। और फायर फाइटर पुट देयर लाइव्स ऑनलाइन का मतलब हुआ कि वो लोग अपनी जान को खतरे में डाल करके लोगों को बचाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले पैसेज पूरा पढ़ते हैं। एवरी टाइम, ठीक है, ये हो गया। वाइल ऑन ड्यूटी फायर फाइटर्स मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन ए मैटर ऑफ मिनट्स। देखो यहाँ से एक और आंसर हमें मिल रहा है कि फायर फाइटर्स को मिनटों में रेडी हो जाना चाहिए। जब भी आग लगती है ये लोग मिनटों में रेडी हो जाते हैं। और हमारा ये क्वेश्चन भी था कि फायर फाइटर्स कितने देर में रेडी हो जाते हैं जब भी आग लगती है। यहाँ देखो ये 72nd क्वेश्चन। अ फायर फाइटर हैज़ टू प्रिपेयर एक्सटिंग्विश फायर इन मिनट्स, आवर्स, डे या फिर वीक्स। मिनट्स में ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। At every fire scene, a superior fire officer takes command and directs the jobs. थोड़ा जूम कर लो, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा। ठीक, command and directs the jobs of all the people at the scene. Some firemen connect the hose line to hydrants, other manually operate the pumps. Manually operate करने की बात यहाँ पे आ रही है। और एक क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड था, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। मैनुअली ऑपरेट करने का कोई क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। हाँ, ये 74th क्वेश्चन देखो। टू ऑपरेट मैनुअली मीन्स, मैनुअली ऑपरेट करने का मतलब क्या है? मेक ए मैन वर्क, एक आदमी को काम पे लगाना। वर्क विद देयर हैंड्स, यूज ए मशीन, यूज वंस बॉडी। मतलब मैनुअली वर्क करने का मतलब ये है कि अपने हाथों से काम करना। बी ऑप्शन ही सही है, वर्क विद देयर हैंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से तीन क्वेश्चन हमने ढूंढ निकाले। आगे 2 लाइन और बचा है, पढ़ते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और तलाशते हैं। टीम्स ऑफ फायर फाइटर्स ऑल्सो ऑपरेट लैडर्स यूज टू रीच डिस्टेंसेज हाई इन द एयर। मतलब लैडर्स का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ऊंचाई पे चीज़ें होती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। तो अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया। आप देखते हैं कि 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनके आंसर्स। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स के बारे में क्या सत्य नहीं है? दे आर ब्रेव, वो बहुत साहसी होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, हाँ जी, वो अपनी जान खतरे में तो डालते ही हैं, ये भी सही बात है। दे आर हाईली ट्रेंड, उनको प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा मिला हुआ होता है, ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा मिली हुई होती है, जी ये भी सही है। तो ए बी सी ये तीनों बात फायर फाइटर्स के बारे में सही है। क्या सही नहीं है हमसे पूछा गया है। तो दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वे अपनी जान कभी डेंजर में नहीं डालते, कभी खतरे में नहीं डालते। ये गलत बात है ना, हमेशा जब भी वो आग बुझाने जाते हैं अपनी लाइफ को खतरे में डालते हैं, तो ये गलत बात है। ये लिखा हुआ है कि दे नेवर पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, वो कभी अपनी जान को खतरे में नहीं डालते। ये सही है क्या? गलत बात है। तो यही हमसे पूछा गया है कि विच इज़ नॉट ट्रू, तो सही कौन सा नहीं है? डी सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस पैसेज की। द वर्ड अकर मीन्स, अब देखो इसका पैसेज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि पैसेज में अकर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, अकर वर्ड एक बार आया है, तो इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि द वर्ड अकर मीन्स सेम एज कम, हैपन, कॉल, फायर। अकर का मतलब क्या होता है कि होना, हैपन का मतलब भी होना होता है, मतलब कोई चीज़ हो जाना। तो बी ऑप्शन सही है, अकर मतलब हैपन, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन कर लिए, 5 और क्वेश्चन बचे हैं, द लास्ट 5 क्वेश्चंस। और आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ये लास्ट 5 क्वेश्चन भी करके ही जाना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप सभी को निकालना ही है। 76 क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ, मतलब पैसेज का मेन फोकस किस पे, पैसेज में किसके बारे में बात की जा रही है। 77 क्वेश्चन क्या है? व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब राइटर ये कहता है कि साइकिलिंग इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। 78 क्या है, द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री। इसका मतलब क्या है, सेडेंट्री का अपोजिट क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में जानना है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू। मतलब रेगुलर जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों में सहायता मिलती है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर लिए। अब पैसेज पढ़ते हैं, लास्ट पैसेज है, बहुत ही जोश के साथ अच्छे से पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। ठीक बात है, रेगुलर मतलब आपको अगर फिट एंड हेल्दी रहना है तो आपको फिजिकली एक्टिव भी रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। आगे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिजीज सच एज ओबेसिटी। यानी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको काफ़ी रोगों से बचाव मिलता है। मतलब जैसे मोटापा, हार्ट डिजीज, कैंसर, मेंटल इलनेस, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, डायबिटीज़ एंड अर्थराइटिस, तो मतलब बहुत सारी बीमारियाँ लिखी हुई हैं। Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce your risk of health problem associated with a sedentary life cycle. मतलब जब आप बाइसिकल को राइड करते हो, आप साइकिल चलाते हो रेगुलर, तो ये आपको हेल्प करता है कि आपको कई सारे डिजीज से बचाता है, ये है ना, कई सारे डिजीज से बचाता है। साइकिलिंग इज ए हेल्दी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी इंजॉयड बाई पीपल ऑफ ऑल एजेस। अब यहाँ पे लो इम्पैक्ट की बात हुई है, और एक क्वेश्चन में भी लो इम्पैक्ट की बात हुई थी। कौन से क्वेश्चन में, देखो आगे देखते हैं कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का क्या मतलब है, कहाँ लिखा हुआ है। 79 क्वेश्चन देखो, और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज विच इज वन विच इज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज किसको बोलते हैं, नॉट टायरिंग, नॉट कॉस्टली, नॉट एफिशिएंट, नॉट बोरिंग। तो नॉट टायरिंग होगा ऐसी एक्सरसाइज जो हमें ज़्यादा थकाती नहीं है, उसको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज बोलते हैं। सो ए ऑप्शन, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि साइकिल थोड़ा चलाने में मज़ा भी आता है और आप इसको डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ भी कर सकते हो, तो ये थकाने वाला ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है ना। तो नॉट टायरिंग, इसलिए ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, पैसेज को पूरा पढ़ते हैं थोड़ा। इट इज़ ऑल्सो फन, चीप एंड गुड फॉर इन्वायरमेंट। लेखक ये कहता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ है। अब ये क्यों कहता है, देखो ये क्वेश्चन भी एक था। व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब ये लेखक कहता है कि साइकिलिंग इन्वायरमेंट के लिए गुड है, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस। ठीक है, इसमें से कोई अनहेल्दी गैस नहीं निकलती है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें से धुआं वगैरह निकलता है, वो इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। तो साइकिल से कोई अनहेल्दी गैस नहीं निकलती है, अच्छी बात है, ये सही बात है। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, ये एयर को पॉल्यूट नहीं करता है, पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, ये भी सही बात है। इट कैन बी रन विदाउट डीजल एंड पेट्रोल एंड डीजल, हाँ बिना डीजल और पेट्रोल के ये चल सकता है। तो जब हम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धुआं भी नहीं निकलेगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ये भी सही बात है। इट कैन बी रिडन बाई ऑल एज ग्रुप, ये सभी एज ग्रुप के लोगों द्वारा चलाया जा सकता है, मतलब चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबके द्वारा, है ना। तो देखो ये सारे ऑप्शन तो सही हैं अपनी जगह पे, कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई गैस नहीं है रिलीज करता है, और ये बिना डीजल पेट्रोल के चल सकता है, इससे किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको चला सकते हैं। ठीक बात है, सारे ऑप्शन करेक्ट है अपनी जगह पे। लेकिन हमसे कह रहा है कि साइकिलिंग इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट। अगर लेखक ये कहता है कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो ये अनहेल्दी गैस, ये इन्वायरमेंट के लिए, अनहेल्दी गैस अगर है तो वो डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, एयर जो है वातावरण, मतलब एयर को पॉल्यूट नहीं करता है, तो ये भी वातावरण से रिलेटेड है। इट कैन बी रन विदाउट डीजल एंड पेट्रोल, तो ये भी वातावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एक ऑप्शन जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। इट कैन बी रिडन बाई ऑल एज ग्रुप, ये सही चीज़ तो है, सही बात है, लेकिन जब हम इन्वायरमेंट के संदर्भ में देख रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, तो ये चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पैसेज को पूरा पढ़ते हैं पहले, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। राइडिंग टू वर्क और द शॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वेज टू कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज विद एवरीडे रूटीन। मतलब किसी दुकान पे जाना या फिर एवरीडे रूटीन को कवर करना, ये साइकिल से आप कर सकते हैं। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाइसिकल एवरी डे फॉर ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट। मतलब
1 बिलियन लोग लगभग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं रोज डिफरेंट पर्पस के लिए। साइकिलिंग इज अ गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड्स मसल एंड बर्न्स बॉडी फैट। साइकिल हमारे हेल्थ के लिए गुड है क्योंकि ये वेट को रिड्यूस करता है और मसल को बर्न करता है। रिसर्च सजेस्ट दैट बाय साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे वी कैन शेड एटलीस्ट 5 किलोस ऑफ वेट इन ए ईयर। मतलब अगर हम रोज आधे घंटे साइकिलिंग करते हैं तो हम कम से कम 1 साल में 5 किलो वजन बर्न आउट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी आंसर बचे हुए हैं उसके जवाब देते हैं और ये वीडियो खत्म। ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ, यानी इस पैसेज का जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे है? कीपिंग फिट, साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग, रिड्यूसिंग वेट। साइकिल के बारे में तो पूरा पैसेज है, सीधा सीधा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब क्या होता है ना? सेडेंट्री का मतलब होता है लेजी टाइप से, जो मतलब हम लोग अगर लेजी है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसका मतलब है सेडेंट्री। तो सेडेंट्री का अपोजिट क्या है? अपोजिट उसका क्या है? इनएक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव तो सिनोनिम हो जाएगा। सेडेंट्री का मतलब उसका अपोजिट जो होगा वो होगा एक्टिव, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया, 79 का हमने सॉल्व कर लिया है, नॉट टायरिंग वाला ये हो चुका है। आगे चलते, 1 मिनट, 4 हो गया क्या? 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, आ गई वो घड़ी भाई, लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू। मतलब रेगुलर साइकिलिंग हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है, किन में नहीं हेल्प करता है, क्योंकि लिखा हुआ है फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, मतलब किसको छोड़ करके सभी चीज़ों में हेल्प करता है। रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथन मसल, जी इसमें हेल्प करता है क्योंकि हम फैट को बर्न आउट कर सकते हैं और अपनी मसल्स मजबूत बना सकते हैं। कंबाइन फन विद वर्क, हाँ जी ये भी सही बात है कि हम मतलब मज़ा भी आता है साइकिल चलाने में और इससे हम काम भी निकाल सकते हैं। कहीं ग्रोसरी स्टोर पे जाना हुआ, कहीं नज़दीक की दुकान पे जाना हुआ, किसी काम पे निकलना हुआ, तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन भी सही है, मतलब ए ऑप्शन भी साइकिलिंग के रेस्पेक्ट में सही है और साइकिलिंग के फ़ायदे हैं। बी ऑप्शन ये भी साइकिलिंग का फ़ायदा है। रिमेन हेल्दी, साइकिलिंग करने से आप हेल्दी रहते हो, ये भी साइकिलिंग का फ़ायदा है। साइकिलिंग का फ़ायदा ये नहीं हो सकता प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट। देखो साइकिल चला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सीडेंट से बच जाओगे, आपने किसी कार को टक्कर मार दी, किसी बस को टक्कर मार दी, तो ये साइकिलिंग का ये फ़ायदा नहीं है। साइकिलिंग का ये तीनों फ़ायदे हैं। साइकिलिंग के फ़ायदे मतलब फैट बर्न आउट करने में ये हेल्प करता है, ये एक मतलब वर्क के साथ आप मज़ा भी आता है साइकिल चलाने में। और जो डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन कि आपको ये हेल्दी रखता है, ये सारे के सारे ऑप्शन साइकिलिंग के फ़ायदे हैं। लेकिन सी ऑप्शन ये नेसेसरली एक फ़ायदा नहीं है साइकिलिंग का। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, ये सीरियस एक्सीडेंट को रोकता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, ये सबसे डिफरेंट है, यानी ये चीज़ साइकिलिंग से ये चीज़ तो नहीं रुक सकती है। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और अच्छे से सॉल्व किया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे आपको। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को उस पॉइंट पे जाकर के फिर से देख लेना, रिपीट करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शिकायत वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वीडियो को आप देख लिया करो। अभी प्रैक्टिस टाइम है आपका, तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखो एग्जाम में टाइम बचाना है, लेकिन टाइम तभी बचेगा जब आप अभी से प्रैक्टिस किए रहोगे। तो अभी जो भी क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ या फिर कुछ मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।